वी आर गोइंग टू कवर इटालियन यूनिफिकेशन और इसमें हम लोग बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। पहला, ऑन द सिमिलर लाइन क्या क्या कॉजेस रहे हैं, क्या क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या तुम्हारे फैक्टर्स रहे हैं इटालियन यूनिफिकेशन के लिए। इसमें मैज़नी का क्या रोल था। मैज़नी बहुत बड़ा नाम है, जिस तरह तुम्हारा बिस्मार्क का नाम था जर्मनी यूनिफिकेशन में, ऑन द सिमिलर लाइन मैज़नी का भी है, कैवियर का भी है, जो थर्ड लिखा है कैवियर का भी। ये दो बहुत बड़े आदमी थे इन टर्म्स ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। उसके बाद विक्टर इमैनुअल, हाँ ये किंग थे जी, इनका भी बहुत बड़ा रोल था। ये सभी शख्सियत के बारे में आज जानेंगे। उसके बाद फिफ्थ वन देखो, रोल ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स। फॉरेन एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तुम लोग को बताया गया था ना कि कैसे बिस्मार्क फ्रांस को, याद करो, फ्रांस को बोला कि न्यूट्रल लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब बैटल ऑफ सडोगा, एक्सीलेंट, लिखे हो नोट्स इसलिए तुमको याद है, नाइस। सडोगा बैटल था, समझे ना। उस बैटल में क्या बोला गया कि फ्रांस आप न्यूट्रल रहिए। उस समय जो जर्मनी में चल रहा था, एट द सेम टाइम इटली में क्या चल रहा था, सेम टाइम है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो वही चीज़ है, वही जानेंगे। फॉरेन एलिमेंट्स क्या क्या रूप इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इटालियन यूनिफिकेशन में, यानी कि इन टर्म्स हम कह सकते हैं कि बिस्मार्क का जो जर्मनी में जो चीज़ हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इटली में। उसका मैज़नी कहा जाता है वो फिलोसोफर था, गैरिबाल्डी तुम्हारा स्वॉर्ड था, तलवार था, और कैवियर एक्चुअल में रियल आर्किटेक्चर है इटली का। यानी कि ये तीनों शख्सियत बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने अलग अलग भूमिका अदा किया है इटली के यूनिफिकेशन में। उसके बाद इम्पैक्ट देखेंगे, जैसे सबका देखते हैं हम लोग। ये 8 इशू, ये 7 इशूज़ पे, और ये 2 दिन में पढ़ाने वाला चीज़ है। मैं क्लियर कर दूँ इस चीज़ को, और फ्लो में बह गए तो बता देंगे आज ही, ठीक है। 2 दिन में करने वाला चीज़ है। जितना भी नोट्स है 2 डेज में, देखना ऊपर आ जाएगा लिखा हुआ 7th डे 8th डे, इस तरह का डे आ जाएगा उसमें। समझा कि इस तरह यही चीज़ हम चाणक्य में ऐसे डेज करके पढ़ाते थे, समझे ना, इसलिए लिखा गया है। देखो अब नोट देख रहे हो तो तुमको फैमिलियर भी होना चाहिए ना। अब देखो समझो कि क्या समीकरण क्या था इटली में। देखो यदि इटली को मैं सिंपल तरीके से करूँ तो देखो इटली फ्रेगमेंटेड था, टूटा हुआ था इटली। हाँ, इटली को तुम्हारा अभी क्या अंडरबेली ऑफ यूरोप कहा जाता है, हर समय बताएं हम। रोम सभ्यता को किसी ने कैरी फॉरवर्ड किया है। जो गढ़ था वो कौन था, इटली था। इटली का कैपिटल ही रोम है। कैथोलिक एम्पायर का जो गढ़ था वो बाद में ना तुम्हारा 6th सेंचुरी में कट के कॉन्स्टेंटिनोपल और तुम्हारा बेजेंटाइन एम्पायर का हो गया और इधर रोम ही रहा। एज अ होल भी बात करोगे तो रोम था। इतना बड़ा एम्पायर का रोमन कैथोलिक तुम्हारा जो एम्पायर था, रोमन एम्पायर कह सकते हो सिंपल तरीके से, उसका कोई कैपिटल था तो वो रोम था। और रोम कहाँ, इटली में। इटली ने क्या भूमिका अदा किया रिनासांस में, ये भी तुम लोगों को पता है। कैसे किस तरह तुम्हारा वहाँ पे बेजेंटाइन एम्पायर को जब ऑटोमन एम्पायर ने निगला और कैसे वहाँ से लोग भाग के आए और कैसे मेडिसी फैमिली ने हेल्प किया उसको, ये भी बात तो छुपा हुआ नहीं है। यानी कि गढ़ है इटली तो। रिनासांस की, रिनासांस कहाँ से, इटली से भी स्टार्ट हुआ रिनासांस। मेडिसी फैमिली का क्या रोल रहा है जो 70 साल तक तुम्हारा उस एरिया को कवर किया था, मैं सब बता चुका हूँ ये क्लास में। यदि तुम लोग यदि मिस कर गए हो तो जाके यूट्यूब पे देख लेना, समझे ना। देखो तो ये बात करते हैं इटली का। देखो इटली क्या है कि मोर फ्रैगमेंटेड देन जर्मनी, जर्मनी से भी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड था जी इटली का, ये हाल था, समझे। और उस समय रोम का क्या हुआ स्थिति था, रोम वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप अनडाउटली। रोम का अभी खींच दिया तुमको रोम के बारे में कि कितना कैथोलिक चर्च का इसका दबदबा था। तो रोम उस जगह पे पोप का शिकंजा था बाबू, समझे। और वहीं पे यदि मिडल वाला में बात करूँ, वहीं पे एक सैवियो डायनेस्टी भी था जो इंडिजिनियस डायनेस्टी था इटली का, बहुत पहले से रूल कर रहा था इटली को, समझे। और उसमें कौन था, चार्ल्स अल्बर्ट थे। और ये 2 एरियाज को इटली के जो मिडल वाला पार्ट है तुम्हारा, यानी कि तुम इटली कह सकते हो मोर और लेस, इटली में इंडिजिनियस डायनेस्टी था, यानी कि पहले वाला डायनेस्टी था, उसको सैवियो डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या स्पेलिंग होगा वो हम लोग जान जाएंगे नोट्स में, ठीक है। जो कि इंडिजिनियस डायनेस्टी था वहाँ का। और जो इसके जो रूलर थे वो चार्ल्स अल्बर्ट थे। और इन्होंने 2 एरियाज को कंट्रोल करके रखा था। वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पिडमंट एंड सडीना। यही सडीना, यही 2 है, गढ़ बना है, यही 2 ने क्रांति जगाया है। ये 2 एरिया मत भूलना, समझे ना, बताएंगे इसके बाद। तो ये बीच वाला मिडल वाला बात हो गया, यानी कि इटली को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, समझे ना। ऊपर वाला इटली बहुत फ्रेगमेंटेड था, नीचे वाला एक रोम भी था, एट द सेम टाइम वहाँ पे सैवियो डायनेस्टी भी रूल कर रहा था। यदि मैं नीचे का बात करूं बाबू तो नीचे क्या है कि एक्टिव, यदि साउदर्न पार्ट ऑफ इटली में ये गैरिबाल्डी, जिसका नाम हम ऊपर जिक्र किए थे, गैरिबाल्डी बहुत एक्टिव थे। ये बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे,
जिन्होंने इटली को यूनिफाई करने में प्रयास किया। यानी कि एक इतना बड़ा कंट्री है, कोई नीचे कोई होना चाहिए फिलोसोफर या एक्टिविस्ट, ऊपर होना चाहिए, सब मिलकर नहीं करेगा कंट्री को। तो नीचे जो साउदर्न पार्ट में जो एक्टिव थे रिवोल्यूशनरी, उसका नाम क्या है, गैरिबल्डी है। और नीचे देखो, नीचे रोना क्या है कि साउदर्न इटली को फ्रांस कंट्रोल कर रहा था। और गेटिंग में देखो फ्रांस देखो टच है कि नहीं है, देख लो मैप में जाके, फ्रांस बहुत टच है। फ्रांस का देखो, फ्रांस टच है कि नहीं है, हाँ समझ गया, हाँ बिल्कुल टच है कि नहीं है, पहले ये बताओ ना, टच रहेगा, हाँ बिल्कुल समझे ना, टच है। मैजनी उस समय के कौन थे, मैजनी फिलोसोफर थे, वो रेवोल्यूशन ऑफ 1858, ठीक है, ये वाला चीज को लेके आगे बढ़े थे। अब याद कर, तू फ्रांस में जो बीता है तो मैसेज तो जाएगा 1848 का, तो हम तो बोले ही थे, अगल बगल गया, जैसे जर्मनी में गया है उसी तरह इटली में भी गया है। और ऊपर का इटली का बात करो, ऊपर में जो तुम्हारा देखो इटली कितना फ्रेगमेंटेड था, यानी कि इटली में कितना लोग रूल कर रहा है, कितने कंट्री रूल कर रहा है। ऊपर वाला इटली का बात करेंगे तो इटली को ऑस्ट्रिया रूल कर रहा था, बताए थे ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा साम्राज्य था। आर यू गेटिंग मी? इस तरह का स्थिति था, यानी कि इटली फ्रेगमेंटेड था और अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इसको रूल कर रहे थे। ऊपर में मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ बच्चे लोग, बढ़िया सुनना, ऊपर में नॉर्दर्न पार्ट में ऑस्ट्रिया का सिकंजा था, मिडिल पार्ट में रोम तो कंट्रोल कर ही रहा था, पोप के द्वारा रोम को कंट्रोल किया था। साथ साथ वहाँ पे इंडिजीनियस डायनेस्टी जो इटली में हकदार है, रियल हकदार है, वो रूल कर रहे थे। उसके रूलर चार्ल्स अल्बर्ट थे। और जो दो प्रोमिनेंट एरिया है, पिटमंट और सडीना, वो बहुत प्रोमिनेंट एरिया था। दिखाएं, बताएंगे क्यों प्रोमिनेंट था थोड़ी देर में। नीचे यदि हम साउथ का बात करें, साउथ इटली का गैरिबल्डी बहुत एक्टिव थे। आई होप समझ में आ गया। और नीचे साउदर्न इटली में क्या था, फ्रांस का कंट्रोल था। तो देख रहे हो किस तरह का तुम्हारा इटली था, भूमिका। अब देखो जो कैवियर है, कैवियर जो तुम्हारा बोले ना, कैवियर हो गया, मैजेनी हो गया, गैरिबल्डी हो गया, बड़ा नाम है। मैजेनी क्या फिलोसोफर है जो कि 1848 रिवोल्यूशन में एक उभर के आया था। कैवियर का जो पर्सनैलिटी वो बिस्मार्क के साथ कंपेयर किया जा सकता है इटली के कंटेक्स्ट में। यानी कि कैवियर कह सकते कि फादर है, फादर फिगर है इटली का, समझे ना। और देखो वहाँ पे हर समय बोलते हैं ना तुम लोग को, इटली क्या अंडरबेली ऑफ यूरोप है, वहाँ पे भी लिख दिया गया है इस चीज़ को। अब ये देखो, समझो इस बात को कि बाबू जो ऑस्ट्रिया जो कंट्रोल करके रख रहा था इटली में, वो स्पेशली एक जगह था तुम्हारा लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स था इटली का जिसको कंट्रोल करके ऑस्ट्रिया रख रहा था। जैसे मिडल वाला में चार्ल्स अल्बर्ट दो एरियाज को, प्रोमिनेंट एरियाज को कंट्रोल कर रहा था। ऑन द सिमिलर लाइन इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट्स है उसका नाम लोम्बार्डी और वेनेशिया, उसको कंट्रोल करके ऑस्ट्रिया रख रहा था, जबकि इटली का पार्ट था। आर यू गेटिंग मी? तो देखो समीकरण ऐसा है, यानी कि कितना पावर कॉम्प्लेक्स है एक कंट्री में, बाहर का कितना इंटरफेरेंस है। अब यहाँ से उसको निजात मिलना है और यहाँ से कंट्री को यूनिफाई करना है, कितना बड़ा टास्क है। आगे देखो, तो इंट्रोडक्शन है जी, पहले माइंड मैप रुक देता हूँ। हाँ चलो इंट्रोडक्शन ही बता देता हूँ, जो पता है इसको अलग से कवर करके जो पता है। देखो, इटली वॉज मोस्ट जोग्राफिकली फ्रेगमेंटेड स्टेट ऑफ यूरोप। सही बात है। अकॉर्डिंग टू मैटेनिक इट इज अ मियर जोग्राफिकल एक्सप्रेशन। यदि मैटेनिक का तुम वर्ड समझोगे, जो मैटेनिक मतलब वही मैटेनिक सिस्टम जो हुआ था, जो लगाया गया था और फिर मेडिवल इंडिया, मेडिवल यूरोप में धकेल दिया गया था फिर से, किसको, फ्रांस को। उसका यदि तुम बात मानोगे तो ये तो नाम के लिए ज्योग्राफी है, यानी कि ज्योग्राफी है ही नहीं, टूटा हुआ बिखरा हुआ, ये कहने का मतलब तंज है। तंज कैसा है मैटेनिक में। देखो कंट्रोल किसका था, ऑस्ट्रिया का था, फ्रांस का था ओवर इटली, बता चुके हैं। नॉर्दर्न और साउदर्न में, बीच में इंडिजिनियस था, और रोम का अलग ही था। रोम देखो कंट्रोल कर रहा था पोप, और यही तो क्रिश्चियन रिलीजन का सीट है, थ्रोन है। रोल जो प्ले किए थे कैवियर ने, गैरिबल्डी ने, मैजेनी ने, वो प्रशंसनीय है, ठीक है। उसका लोम्बार्डी और वेनेशिया वो डायरेक्ट कंट्रोल था तुम्हारा ऑस्ट्रियन रूल का, बता चुके हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये नया इन्फॉर्मेशन है तुम लोग के लिए। देखो जो किंगडम ऑफ नेपलिस एंड सिसिली, ये तुम्हारा आइलैंड है अगल बगल का, समझे ना, इटली का। इसमें ऑस्ट्रियन आर्म्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग द बॉर्बन डायनेस्टी, ठीक है, नहीं टैरन बॉर्बन रूलर किंग फर्डिनेंड, एंड ही कंप्लीटेड एन ऑफेंसिव एंड डिफेंस ट्रीटी विथ ऑस्ट्रिया। ये क्या बोला कि जो किंगडम था वहाँ पे नेपल्स, इसका स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, नेपल्स होगा और सिसिली होगा, अगल बगल का एरिया है इटली का। देखो ये आइलैंड है, यहाँ पे मैं तुमको दिखाना चाहूँ तो मैं जरूर दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो इटली है, इसका जो एरिया है, देखो सडीना है, यहाँ पे है कि नहीं है, ये वाला देखो जगह है, ये आइलैंड है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे सिसिली है, ये सभी है जगह अगल बगल का, समझे ना। तो यहाँ पे क्या था, ये रेस्पॉन्सिबल था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि तुम्हारा बॉर्बन रूलर वहाँ पे क्रिएट करके रहा है। और फिर इसने क्या किया, ट्रीटी साइन किया था ऑस्ट्रिया से कि ऑस्ट्रिया यहाँ पे रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको किसी
किसी कंट्री में रहना होता है तो आपको किसी को देना भी पड़ता है लैंड, एक समझौता तौर पे। तब यही कारण है कि ऑस्ट्रिया लंबा समय तक नॉर्दर्न इटली को दबा के रखा, समझे ना। आगे और पता चल जाएगा। पोप स्टेट्स वर रूल्ड बाय, जो पोप स्टेट्स बता चुके हैं, पोपल स्टेट यानी कि रोम वाला जो डचीज जो तुम्हारा था, डचीज मतलब अगल बगल का एरिया, ये डचीज बोलते हैं इसको, अगल बगल, हाँ बिल्कुल। मॉडर्ना था जी, ये भी तुम्हारा ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। पिडमेंट और सडीना वो तुम्हारा सेवियो डायनेस्टी के अंडर था, यानी कि अंडर इटालियन किंग कंट्रोल, यानी कि इटालियन का जो इंडिजीनियस था उसके अंडर था। आगे बढ़ो। अब देखो एक रोल नेपोलियन का रोल, हाँ नेपोलियन ने भी यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इटालियन यूनिफिकेशन में। क्यों? क्योंकि इटली उसको सबने स्वीकार किया था, वो सब कंट्री हो गया था, उसने सब अपना अपना भूमिका अदा किया था। देखो बिफोर द कमिंग ऑफ नेपोलियन फॉरेन पावर्स फॉट विथ ईच अदर फॉर मास्टरी ओवर इटली। नेपोलियन से आने से पहले इटली में बहुत पावर स्ट्रगल हो चुके थे इटली को कब्जाने के लिए, ठीक है। देयर वाज अ टू मच ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन इटली, और इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस था यहाँ पे, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा था। आर्थिक मद्देनजर देखोगे, आर्थिक रूप से देखोगे इटली में बहुत गरीबी था। जब पावर स्ट्रगल होता है बाबू, कहीं पे सिविल वार हो गया, कहीं पे फाइट हो गया, तो वो तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आना ही है। नॉर्दर्न पार्ट इटली का मैं बता चुका हूँ ऑस्ट्रिया कंट्रोल कर रहा था, सेंट्रल पार्ट तुम्हारा पोप कर रहा था, और साउदर्न पार्ट फ्रांस कर रहा था। फ्रांस वही बॉर्बन डायनेस्टी कर रहा था, फ्रांस का बॉर्बन डायनेस्टी कर रहा है। द इंडिजीनियस सेवर डायनेस्टी वाज रूल्ड बाय द किंग ऑफ इटली, बता चुका हूँ, वही चार्ल्स अल्बर्ट था, या अल्बर्ट चार्ल्स बोलो। आफ्टर कमिंग ऑफ नेपोलियन प्रोग्रेसिव आइडियाज स्प्रेड हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तभी ने इनको आने दिया यहाँ पे, याद करो। नेपोलियन डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस, जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया। बोले थे ना कि पहले नेपोलियन आने से पहले दबदबा ऑस्ट्रिया का था पूरा यूरोप पे, और नेपोलियन अकेला आदमी जो उठ के हेजेमनी खत्म कर दिया था उसका, याद करो। ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया और इटली को लिबरेट किया ऑस्ट्रियन रूल से, पूरा दबदबा था ऑस्ट्रिया का। और मात्र अब ऑस्ट्रिया बहुत कम जगह मिल जाएगा ऑस्ट्रियन को, यानी कि मेजोरिटी पार्ट तो हटा दिया उसका वहाँ से। और गेटिंग मी, तो क्या बोला कि नेपोलियन ने डिफीट कर दिया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को और लिबरेट किया है इटली को ऑस्ट्रियन रूल में, ठीक है। एंड कैरिड आउट नेपोलियन रिफॉर्म्स, और जो भी रिफॉर्म्स था उसका जाकर बोल के आओ उसको, ठीक है। 1804 का जो भी नेपोलियनिक रिफॉर्म्स था, समझे ना, उसको कैरी फॉरवर्ड करने का प्रयास किया था। और इसलिए तुम कह सकते हो कि इटालियन वेर रिमाइंडर ऑफ विद देयर ग्लोरियस पास्ट, और इटालियंस को याद दिलाया गया कि आप ही है जिन्होंने रिनाइंसेंस किया था, आप ही है जिन्होंने यूरोप में क्रांति लाया था। जैसे कि मैं बिहार के बारे में हमेशा बोलता हूँ, यही स्टेट रहा है जिसने दुनिया को नॉलेज दिया है, जिसने इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी दिया, जिसने बुद्ध को शरण दिया है, इसलिए बिहाराज है। तो यानी कि एहसास दिलाना कि हम कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते थे हिस्ट्री में, तो इसको बताया गया। क्यों? तभी नहीं यूनिफाइड होगा जी, कल्चर से बिल्कुल जागरूकता, समझ रहे हो ना। आखिर हमारे फोरफादर्स ही थे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया था, इंस्पायर कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो यही इंस्पिरेशन वहाँ चलेगा। और यही जो बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, चाहे मजनी साहब हो, चाहे दूसरा हो गरीबल्डी हो, इन्होंने काम किया अपने अपने रूप में, समझ में आ रहा है। बिफोर ऑफ हिम स्पीड ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेडेड, इनके आने से पहले ही बिकॉज ऑफ हिम, मतलब इनके वजह से नेपोलियन का जो इंक्रोचमेंट हुआ, लोग घबरा गए कि बताओ इसको हार्बिंगर की तरह मान रहे थे, इसको मान रहे थे कि फ्रीडम लाएगा हमारे कंट्री में, लिबर्टी लाएगा। वह कहीं ना कहीं कभी भी कोई विद्रोह होता है तो फोर्स यूनिफाइड होता है कि नहीं होता है लड़ने के लिए, वही चीज़ देखा गया। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इटली को यूनिफाई करने में, उसका बेस लेवल तैयार करने में। यदि ब्रिटिश नहीं आता तो पूरा कंट्री कैसे यूनिफाइड होता, ये भी एक सवाल है। वो आया तभी तो हम समझे कि अपना लैंड क्या होता है। कॉमन एनिमी जब अटैक करता है तो कॉमन यूनिफिकेशन किस तरह किया आता है, ये सब चीज़ बात चला कि नहीं चला, चाहे राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हो, चाहे फिर गांधी जी के द्वारा हो, ये अंदर सेम चीज इवेंट हो रहा है सब जगह, समझे ना। There was a growth of nationalism in Italy, which was the main factor for unification। अब नेशनलिज्म का वहाँ पे बिगुल बज गया है, यही कारण है कि इटली क्या है, यूनिफिकेशन होगा इटली का। आगे देखो तो समझे कि नेपोलियन का रोल तुम समझ रहे हो जर्मनी में क्या था। इसलिए कहा था कि नेपोलियन बहुत बड़ा शख्सियत था हिस्ट्री में। इसका इम्पैक्ट देखो, कैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर को ये पीछे कर दिया, कैसे जर्मनी को यूनिफाई किया, कैसे इसने इटली को यूनिफाई किया है, समझ रहे। इसका बिल्कुल जैसे हमारे इंडिया में आज तुम रेलवे ट्रैक देखते हो तो सब तो वही लोग बनाया है मैक्सिमम, तो फिर सब चीज़ तो नेगेटिव ही नहीं होता है ना। डलहौजी के बारे में कहा जाता है कि मॉडर्न मैन थे इंडिया का, तो फिर है ना बहुत तरह का बात की है उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया है, एजुकेशन पे बल दिया है उन्होंने।
देखो अब उसी तरह ऑन द सिमिलर लाइन 1830 और 1848 का जो जर्मनी किसका फ्रांस का जो हुआ था वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि बॉर्बन डायनेस्टी को फिर खत्म करके फिर जब लाया गया तो फिर लोग विद्रोह कर दिए उस चीज़ को। आर यू गेटिंग मी? समझो बात को। वहाँ पे देखो जो 1830 का जो रेवोल्यूशन हुआ था जो फ्रांस में हुआ था वो तुम्हारा वेना ऑर्डर और मेटरनिक सिस्टम का अगेंस्ट था। होप सो पता है वेना ऑर्डर क्यों कोमल, क्योंकि ऑस्ट्रिया में वेना है और मेटरनिक उसका चांसलर था। याद करो सभी चीज़ को। उसके अगेंस्ट हुआ था 1830 का। The countries of Europe demanded for liberal constitution, democracy and of absolute monarchy, जो कि फ्री हो, and downfall of absolute monarchy। कहा जा रहा है कि कंट्रीज डिमांड करने लगे यूरोप में लिबरल तो संविधान होना चाहिए। ये क्या बात कर दी आप? डेमोक्रेसी होना चाहिए और एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म करो, पीपल का रूल होना चाहिए। और रेवोल्यूशन वाज आल्सो अफेक्टेड योर इटली एंड इट वाज द मोस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट फॉर यूरोपियन ऑफ योर इटली यूनिफिकेशन। यानी कि ये 1830 का जो रेवोल्यूशन है ये इटली को भी जाकर स्पर्श किया और पहला एक्सप्रेशन बना वहाँ के कि हाँ जब जर्मनी हो सकता है तो इटली भी हो सकता है। मैज़ेनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1830 में बाबू। वहाँ चल रहा था तो यहाँ पे इटली में क्या चल रहा है देखो। इन्होंने एक सेक्रेट सोसाइटी बनाया था जिसका नाम यंग इटली था, ताकि इनका इच्छा था मजनी साहब का कि हम यूनिफाई कर दें इस कंट्री को। इतना फ्रेगमेंटेड अलग अलग जो रूल कर रहा है कंट्री, इस सबको लात मार के हटा दें यहाँ से, जैसे जर्मनी में किया उसी तरह हमारा भी हो। यानी कि 1830 होता है फ्रांस में चलता है और यहाँ पे एक्टिव होना शुरू हो गया इटालियंस को, और उसमें मैज़ेनी आगे थे। और रेवोल्यूशन सिमिलर डिमांड टू प्लेस इन फ्रांस। अब देखते हो रेवोल्यूशन फ्रांस में ही तो हो रहा है 1830 और 1848 का, लाइक रेवोल्यूशन 1830 एंड इट आल्सो स्प्रेडेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग इटली। वही जो बोले हैं दूसरे पार्ट में चला गया। इंस्पायर्ड बाय द रिवोल्यूशन बाय 1848 मजनी हेल्प टू सेट अप अ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिक इन रोम। बताओ एक रिपब्लिक कर दिया, रिवोल्यूशनरी रिपब्लिक बोलते हैं, यानी कि रिपब्लिक रोम में अपना ही होगा, गणतंत्र होगा इन लोग का। तो मैज़ेनी ने इतना बड़ा रोल किया, बट फ्रांस क्रश इट विद आयरन हैंड। अब फ्रांस का दबदबा है, फ्रांस ने बोला कहा जी हीरो बन रहे हैं, 1848 उधर हुआ तो उधर रहने दीजिए ना फ्रांस में, वो फ्रांस के लिए इटली के लिए नहीं है, दबा दिया। यानी कि बिगुल तो बज ही गया था, एक बार बिगुल बज गया था 1789 में, एक बार बिगुल बज गया था 1830 और 1848 में मिल गया वो चीज़। इसी तरह इटली के लिए भी होगा आयरन हैंड के साथ, यानी कि वही आयरन हैंड बताए थे ना, पकड़ के क्रश कर दिया जबरदस्ती, बाय फोर्स, बाय वायलेंस। तो बात समझे क्या बोले 1830 का और 1848 का क्या रोल रहा है। अब मैज़ेनी का क्या रोल रहा है देखो। मैज़ेनी साहब यही जिनके बारे में तुम अभी देखे हो कि यंग सोसाइटी इटली का फॉर्म किए हैं, है ना। उसके बाद 1848 में इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं कि ये रिवोल्यूशनरी रिपब्लिक बना देते हैं रोम में, मगर फ्रांस उसको दबा देता है। 1848 ये वाला यूनिफिकेशन, हाँ अभी करेंगे, 1871 में होगा। हाँ क्या जर्मनी के साथ क्यों होगा? हाँ उसका भी हो रहा था एट द सेम टाइम, इधर भी हो रहा था। अपना अपना है, क्योंकि एक दूसरे का वो प्रेरणा मिलेगा एक दूसरे को। जो इवेंट अगल बगल का हो रहा है देखो उसी के आसपास हुआ है। देखो मैज़ेनी का क्या रोल है, ठीक है, तो ये मैं श्योर नहीं हूँ, 1871 इसके आसपास ही हुआ है, देख लेंगे, ठीक है। ये ग्रेट रिवोल्यूशनरी थिंकर थे, ठीक है, रेडिकल नेशनलिस्ट भी थे, एकदम मतलब प्रैक्टिकल रेडिकल थे, चाहिए तो चाहिए, चाहे मार काट के भी हो, काय ना। इसलिए इन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया जिसको यंग इटली कहते हैं। इन्होंने इनकरेज किया इटालियंस को कि फॉरेन डोमिनेशन का अगेंस्ट जाओ, विद्रोह कर दो, ठीक है। यूथ बहुत मोटिवेट हुए इनके राइटिंग्स से और इनके रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ से। ये जो यंग इटली का जो सोसाइटी बनाए थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यस रिलायसन ऑफ इटली यूनिटी एंड इंडिपेंडेंस, मतलब इटली भी यूनिफाइड हो सकता है, इटली भी इंडिपेंडेंस, ये चीज़ आदमी को विश्वास दिलाएं हम भी कर सकते हैं अपने राइटिंग्स के द्वारा। यही तो करते हैं जो रिफॉर्मर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं। और मैज़ेनी के एफर्ट से इंस्पायर्ड होकर यंग मैन केम फॉरवर्ड टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर इटली। और नया नौजवान जैसे बाबा, जैसे तुम्हारा स्वामी विवेकानंद की आवाज़ सुन के लोग मोटिवेट हो जाते थे। बिल्कुल यूथ बहुत कनेक्ट होते हैं इनसे, ठीक है ना। अभी भी हम भी यूथ ही हैं, हम भी बहुत कनेक्ट हैं, यानी कि क्योंकि ये खुद यूथ थे। यूथ का इंस्पिरेशन यूथ हो तो ज़्यादा बेटर है ना। तो यही मैज़ेनी साहब का जो लेख है, लेख से बहुत लोग प्रभावित हुए थे। यंग मैन सब आगे आने लगे और बोले कि हाँ हम कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैज़ेनी लेड द फाउंडेशन ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन एंड इनकलकेटेड अमंग इटालियंस द थॉट ऑफ पैट्रियटिज्म, ड्यूटी एंड सैक्रिफाइस।
हाँ क्या किया है, इटालियन यूनिफिकेशन के लिए आगे बढ़े हैं और लोगों में, इटालियंस में विश्वास दिलाएं, पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, राष्ट्र भक्ति होना चाहिए, ड्यूटी क्या है आपका कंट्री के प्रति, और आप सेक्रीफाइस तक कर दें। सुभाष चंद्र बोस किए थे कि नहीं किए थे? तुम हमको खून दो, हम तुमको आज़ादी देंगे। ऑन द सिमिलर लाइन चल रहा है इटली में भी। आफ्टर द फॉल ऑफ मेटरनिक सिस्टम इन 1848, इटालियन एम टू लिबरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑस्ट्रियन फोर्सेस या डोमिनेंस। जब मेटरनिक सिस्टम 1848 में ख़त्म कर दिया गया, फ्रांस पूरा लिबरेट हो गया, तो ये लोग भी सोचने लगा कि हम भी ऑस्ट्रेलियन जो डोमिनेंस है उसको ख़त्म कर देंगे। ये काहे रहेगा हमारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस मेटरनिक सिस्टम में ऑस्ट्रेलियन फोर्स है, वहाँ पे 4 पावर जो थे, इंग्लैंड का तो कोई रोल रहेगा नहीं, ऑस्ट्रेलियन बगल का इसलिए कब्जा कर रखा हुआ है वहाँ पे। मैजेनी एंड अदर नेशनलिस्ट वेंट टू चार्ल्स अल्बर्ट। हाँ, जो चार्ल्स अल्बर्ट है बाबू, जो रोम वाला मिडल वाला एरियाज में जो इंडिजीनियस था, जो किंग था पिडमेंट और सर्डिना का, वो बोले कि गुरुजी कुछ हेल्प करिए ऑस्ट्रिया को निकालने के लिए। देखो तो मिला, और संरक्षण भी मिला, उनको सुरक्षा भी मिला। बोले ठीक है। The fight began, but the forces of Piedmont and were no match with Austrian forces and had to face a crushing defeat. बोला कि कोई मैच ही नहीं हुआ, किंग ने सपोर्ट कर दिया। बोला कि ठीक है, हम आपका मजनी साहब, हम आपको सल्यूट करते हैं, आपने जो कर रहे हैं, आप कंट्री के लिए बेहद अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। मजनी खुश हो गया। अब मिल के ऑस्ट्रियन फोर्स के अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया गया फाइट। जब स्टार्ट किया तो मगर ये लोग का किंग कम 2 एरिया का है, इसका जो भी वारफेयर है वेपन से कम है। ऑस्ट्रियन फोर्स हरा दिया इसको। मैं इतिहास गवाह है कि एक बार हारिएगा जो ही नहीं कि बार बार हारिएगा, चाहे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का बात हो, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन का बात हो, वो हार गए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूनिफिकेशन जितना तेज़ी से होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। इसलिए आप दूसरे स्कॉलर सब भी अपना भूमिका अदा करेंगे, देखते रहो। चार्ल्स एल्बर्ट ने क्या किया, चार्ल्स एल्बर्ट को थ्रोन छोड़ना पड़ा, अपना गद्दी छोड़ना पड़ा। और क्यों हार गया तो बाबू आप सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि किंग इन्वॉल्व था। एंड इटली कुड नॉट टेक विनिसिया एंड लॉम्बार्डी फ्रॉम द कंट्रोल। अब ऑस्ट्रिया का जो ऊपर जो नॉर्दर्न इटली में जो कंट्रोल था, वही विनिसिया और लॉम्बार्डी में, उसको हटा नहीं पाया। ऑस्ट्रिया एज इट इज रह गया, वो कब्जा के रह गया। यानी कि जो यूनिफिकेशन करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया हमारा। समझ गए बात को? जो हम चाह रहे थे कि हो जाए, नहीं हो पाया। अपितु सरेंडर करना पड़ा किसको? चार्ल्स एल्बर्ट को। क्यों हार गए हम? जब हार गए तो काय फोर्स छोड़ेगा, कंट्री में रहेगा। अब जीत जाते हैं और फिर अगला वाला हार जाता है, तब ना आपकी कंट्री को छोड़ता है। वो तो दबदबा कर आ गया। यानी कि जो ऊपर स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंट एरिया था, वो तुम्हारा जो विनिसिया लोम्बार्डी था, उसको कैप्चर करके ऑस्ट्रिया रख लिया एज इट इज। अब देखो कैवियर क्या बोले, अभी जस्ट बोले थे ना, कैवियर का बहुत बड़ा कंपेयर बिस्मार्क से कंपेयर किया था। तो क्यों किया था? देखो इन्होंने क्या किया, ये बहुत बड़े बाबू, बहुत बड़ा डिप्लोमेट था, बहुत बड़ा, सेम है, कंपेयर किया जा रहा था, यानी कि दिमाग सेम है इसका भी। देखो इसने क्या किया, देखो अब ये बढ़िया समझना है, ग्राफ में इतना बढ़िया बताया है। देखो कि इटली को फिर से वो कर दिया गया। देखो ये तुम्हारा विनिसिया और लोम्बार्डी है, ठीक है, और वहाँ पे ऑस्ट्रियन फोर्सेस है। रोम में पोप है, और वहाँ पे एरिया देखो सवाई डायनेस्टी है, जिसमें सर्डिना और पिडमेंट है, जो सवाई डायनेस्टी चार्ल्स कर रहा था। ये समझ गया अभी तक। नीचे गैरिबल्डी साहब है, नीचे बोले थे। अब ऊपर देखो, ऊपर इटली देखो, मगर ये तुम्हारा यूनिफाइड नहीं हुआ है अभी, यानी कि नॉर्दर्न यूनिफाइड नहीं हुआ क्योंकि ऑस्ट्रियन फोर्स है, ठीक है। अब देखो तो इसमें से मैजेनी, गैरिबल्डी, ठीक है, और कैवियर, इनका बहुत बड़ा रोल है। कैसे है तो देखो, अब तुमको कैवियर का मैं बताना चाहूँगा, कैवियर को बताऊँगा फिर इसके बाद आऊँगा। देखो जब इटली का जब हो रहा था, देखो जब वार हो रहा था तुम्हारा, पहले मैं क्रीमियन वार के बारे में बताऊंगा तुमको। जब क्रीमिया का वार होता है, क्रीमिया मतलब वो तुम्हारा पेनिनसुला है, वहाँ पे 1854 और 55 में जब हो रहा था, तो ये हो गया तुम्हारा ब्रिटेन प्लस फ्रांस एक साइड में है, और एक साइड में रसिया प्लस ऑस्ट्रिया है। हाँ समझे, ये 2 है। क्रीमिया वार हुआ था, बहुत बड़ा वार है, बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री में बताएंगे। क्रीमिया वार हो गया था बाबू, ये क्रीमिया अभी भी होता है। देखो ये यूक्रेन वाला पार्ट, देखो ये है तुम्हारा, ये देखो यूक्रेन है ना यहाँ पे, और क्रीमिया ये वाला देख रहे हो, ये वाला ये दिख रहा है सबको, ये वाला यहाँ पे फाइट हो गया। किसका? ऑस्ट्रिया। देखो यहाँ पे क्या है, रसिया और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया तुम्हारा देखो अभी बहुत छोटा है, बहुत बड़ा था उस समय। ये वाला ऑस्ट्रिया दिख रहा है, ये बड़ा सम्राट था। ऑस्ट्रिया और रसिया तो एक्चुअली इसका इधर था ना, यहाँ तक था रसिया। 1991 में टूट के अलग हो गया ये, इसका तो यहाँ तक दबदबा था। अब आप समझो, यानी कि यहाँ पे वार ब्रोक आउट हो गया, तो उसमें क्या है कि रसिया और ऑस्ट्रिया एक साइड में, और फ्रांस और तुम्हारा इंग्लैंड एक साइड में, लड़ाई हो रहा है दोनों के बीच में। और 1854 और 55 के टाइम में हुआ था ये। समझ में आ रहा है ना जी? इसमें देखो कैवियर ने क्या किया, दिमाग क्या लगा। कैवियर ने
18,000 सोल्जर भेज दिया फ्रांस को हेल्प करने के लिए। अब देखो इसका चतुराई देखो, ठीक है, भेज दिया इसको। तो जब क्राइसिस के टाइम में आप 2 रुपया का हेल्प करते हैं तो बहुत दिमाग में रहता है कि वाह इसने हमको हेल्प किया था, है ना, और ये जानबूझ के गणित के हिसाब से किया था, समझा ना, तो भेज दिया उसको, ठीक है। अब जब क्या हुआ, यानी कि भेजा गया था, अब क्या हुआ देखो, अब जब क्राइसिस के टाइम में आता है तो फ्रांस सेंड 2 लाख फोर्सेस टू इटली, और जब इटली में जरूरत था तो फ्रांस ने भेज दिया 2 लाख कि वाह तुमने हमको क्रीमिया वार में हेल्प किया था, अब हम तुमको सहयोग करेंगे, तो 2 लाख भेज दिया गया, ठीक है, समझे। एंड उससे अब क्या हुआ देखो, अब देखो चालाकी क्या किया है, जब ट्रूप्स हटा, फ्रेंच ने भेजा है, तो जो ट्रूप्स खाली हो रहा है, समझ रहे हो, जो ट्रूप्स खाली हो रहा है, कब्जा लिया फ्रांस यहां से, नहीं समझे, विड्रॉल तुम कर रहे हो फ्रेंच सोल्जर्स को, फ्रेंच कहां से भेजेगा अपना सोल्जर्स, उसका अलग अलग जगह से, इटली में भी उसका फोर्सेस है। अभी और समझो, बहुत कुछ समझना है, देखो अब यहाँ पे समझो, मैं तुमको समझाता हूँ, देखो कैसे किया है, कैसे वैक्यूम क्रिएट करके फिर उसके अगेंस्ट लड़ा है, देखो इसको बात समझो, पहले नीचे समझोगे तब समझ में आएगा। देखो इन्फ्लुएंस, अब देखो, अब जो बोले थे ना विक्टर एमेनुअल था, यानी कि जो सेवियो डायनेस्टी का जो चार्ल्स एल्बर्ट था, उसको सरेंडर करना पड़ा था ऑस्ट्रियन फोर्सेस के आगे, उसके जो बेटा था वो विक्टर एमेनुअल, वो भी किंग ही रहेगा, वो बोला कि यस ठीक है, हम क्योंकि हमारे पिताजी भी सरेंडर किए थे ऑस्ट्रियन को, अब हम ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट लड़ेंगे, समझे। अब इसलिए बदला लेगा ही, जैसे हैदर अली का बदला टीपू सुल्तान लिया था ऑन द सिमिलर लाइन, ठीक है। तो कैवियर ने क्या किया, यूज्ड गैरिबल्डी इन साउदर्न पार्ट्स, और जो कैवियर था जो पूरा कंट्री यूनिफाई कर रहा था, उसने गैरिबल्डी को यूज़ किया नीचे, उसको मोटिवेट करने के लिए, समझा। और साउथ में किसका दबदबा है, फॉरेन पावर फ्रांस का, याद करते रहना, ठीक है। कैवियर यूज गैरिबल्डी इन साउदर्न पार्ट्स एंड वहाँ से स्ट्रगल करवा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कि ऑस्ट्रियन फोर्स, आप जानते हो कि जब तुम्हारा जर्मनी का हो रहा है यूनिफिकेशन, तो केम इन बैटल ऑफ सडोवा, जो बैटल ऑफ सडोवा जो हुआ था जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम में, तो ऑस्ट्रियन फोर्स गया था लड़ने के लिए वहाँ पे, तो खाली हो गया ऑस्ट्रियन फोर्सेस ऊपर, ठीक है। तो फिनिशिया को अटैक करके रख लिया, इटली रख लिया, ऑस्ट्रियन फोर्स खाली हो गया वहाँ पे, इटली रख लिया अपना, समझ रहे हो। वही जो ऑस्ट्रिया के साथ अगेंस्ट हो रहा था, ऑस्ट्रिया को चाहिए ना अपना फोर्स जर्मनी के लड़ने के लिए, तो वहाँ खाली हो गया, तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये जो फिनिशिया वाला जो एरिया है अपने अंदर रख लिया। अब देखो, अब फ्रेंच क्या है, उसके बाद फ्रीड केम इन बैटल ऑफ सेडान, अब उसके बाद बैटल ऑफ सेडान जब हुआ था, जब फ्रांस गया लड़ने के लिए, तो रोम को एनेक्स कर लिया, रोम बीच में था ना, रोम मतलब फ्रांस है, समझे ना। अब उसमें क्या है कि वेनेसिया ज्वाइन टू द पीपल, और उसके बाद क्या है, वेनेसिया वाज ज्वाइन टू पॉप। अब उसके बाद क्या हुआ कि पूरी तरीके से ये जो साम्राज्य था बीच वाला, उसको कब्जा किया, और ऊपर वाला भी कब्जा कर रख लिया, यानी कि छोटे छोटे स्टार्ट कर रहे हैं ना, ऊपर वाला भी रख लिया नॉर्दर्न पार्ट्स का, और पोप वाला भी रख लिया। अब देखो अब क्या हुआ, अब आगे बताते, देखो आगे बताते हैं तुमको, आगे क्या हुआ है, लिखा दिया है, इसमें समझ में आ जाएगा। जो कैवियर था, देखो कैवियर ने क्या किया, काउंट कैमिलो कैवियर इसका बड़ा नाम है, इसने अपना पब्लिकेशन दिया, ठीक है, अपना इटालियन लैंग्वेज में, इसका मतलब है रिबर्थ, यानी कि रिनाउंसर्स, ताकि इटली और पीपल ऑफ इटली को उठाए, अवेयर करे। ये इंजीनियर थे किसमें, मिलिट्री और तुम्हारा मिलिट्रीरिज्म में, यानी कि मिलिट्री, यानी कि लड़के भी हमको लेना है, समझे ना। और ओपनली सपोर्ट किया था इन्होंने 1830 का रिवोल्यूशन, जो हमारे इटली में भी उसका प्रकोप देखा जा रहा था, तभी ना तुम्हारा इंडियन सोसाइटी बनाए थे वो मैजेनी। तो कैवियर भी तुम्हारा एक्टिव ही था, मगर कैवियर पूरा कंट्री का है, समझे ना। इसमें देखो कि ये दोनों के बीच में भी मतभेद हुआ है, गैरिबल्डी के बीच में भी मतभेद हुआ, अभी देखने को मिल जाएगा तुम लोग को। हर कोई चाहता है कि हम शिखर पर रहें, ये लोग लड़ रहा है, अपने लिए भी लड़ रहा है ना, कंट्री लिए लड़ भी रहा है, अपने पावर के लिए भी लड़ता है सब। जवाहरलाल नेहरू पहला प्राइम मिनिस्टर बने कि नहीं बने, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके बीच में वो था कि नहीं था, तो समझो बात को। बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज एंड स्किल, जो कैवियर का जो तुम्हारा नॉलेज और स्किल था, ये मिनिस्टर बन गए, बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड रिफॉर्म, एंड ही वॉज मेड पीएम बाय द किंग पेडमन। जो पेडमन जो थे, जो किंग जो थे, अल्बर्ट चार्ल्स अल्बर्ट जो थे, ठीक है, उस समय जो किंग थे, क्योंकि इनका इतना स्किलफुल थे, इतना मिलिट्री में ये अवेयर थे,
इतना इनके परफॉर्मेंस से इतना प्रभावित हो गए थे किंग की इनको पीएम बना दिया गया। पीएम मतलब किंग के नीचे काम करने वाला। अभी का लोकतंत्र में पीएम सबसे हेड होता है, उस समय पीएम मतलब था कि किंग के नीचे काम करने वाला, समझे ना। आफ्टर बिकमिंग पीएम ही कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। जैसे ही पीएम बन गए वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह कैवियर ही यूनिट एट इटालियन यूनिफिकेशन कैन बी डन ओनली अंडर द पीडमेंट एंड सर्डिना। ये जानते थे कि पीडमेंट और सर्डिना को ही हम लेके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही एरिया इंडिजिनियस डायनेस्टी है, जो हमारा लैंड है जिस पे हमको हक है वहीं से हमको बिगुल बजाना होगा। तो ही कैरिड आउट लिबरल रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट द अटेंशन ऑफ इटालियन सो दैट एवरीवन कुड एक्सेप्ट इंटीग्रेशन ऑफ पीडमेंट एंड सर्डिना। ये लिबरल रिफॉर्म्स करना शुरू कर देता कि लोगों का एक्सेप्टेंस हो, लोग को अटेंशन मिले कि हाँ समझे, और ये पीडमेंट और सर्डिना को इंटीग्रेट, मतलब सभी लोग प्रभावित हो जाए कि यस हमारा लैंड देखो इंटीग्रेट हो गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत बोलते तो कितना अच्छा लगता है तुम लोगों को सुनने में, है कि नहीं। तो इसी तरह का चीज़ कर रहे थे ताकि लिबरल रिफॉर्म्स में तेजी से नहीं, मार्केट वाला काम कर देंगे तो पीपल लोग पीछे हो जाता है। जैसे रेन ऑफ टेरर में बताए थे फ्रांस में, है ना, जो रोबेस्पियर वाला जो था तुम्हारा। हाँ, तो अब क्या किए, ये मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाए, पीडमेंट और सर्डिना का स्ट्रेंथन किया गया, लिबर्टी ऑफ प्रेस को एक्सपांड किया गया, यानी कि प्रेस लोकतंत्र, क्योंकि देखो प्रेस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, अवेयरनेस फैलाने के लिए जर्नल छपना, लेख छपना, इस तरह को प्रभावित किया। और ये तो किंग के पीएम थे तो वो कर ही सकते थे, पावरफुल आदमी हो गए ये। आगे देखो देखो एक क्लास हो गया, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है कोमल। अब बिल्कुल चाल चल बैठते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैवियर का डिस्प्ले, मैं आगे भी ले जाता हूँ क्लास को। तो हार वो माइंड मैप में हार गया था, नोट्स में नहीं हारा है अभी, समझ गया ना। उस वो तो क्या है, माइंड मैप में कुछ कुछ चीज़ बताने वाला चीज़ है, और उसके आगे आगे पीछे जो रहा है वो भी समझो ना यार। बताओ कितना सिंपल तरीके से तुमको बताओ। देखो कैवियर डिप्लोमेसी, देखो कैवियर क्यों इनको बोला जाता है कि ये भी उसी लेवल के, उसी अहदे के नेता थे, यानी कि उसी अहदे के एडमिनिस्ट्रेटर थे जो तुम्हारे बिस्मार्क साहब थे। तो देखो इनका रोल क्या है, ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग द फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने गजब का रोल प्ले किया है। ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी अच्छा नहीं होगा तो कैसे दूसरा कंट्री को भगाओगे वहाँ से, तो फॉरेन पॉलिसी में तुमको काम करना पड़ेगा वैसा, समझे ना। ही वॉज हैविंग रियलिस्ट अप्रोच, इन रियलिस्टिक अप्रोच था इनका फॉरेन पॉलिसी में, वही जैसे वो थे बिस्मार्क थे। देखो बिस्मार्क ने भी बहुत चालाकी किया था, गजब किया था। ही न्यू डैट विदाउट बिकमिंग रियलिस्टिक इटली कैनॉट बी। यदि हम रियल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो कभी नहीं कंट्री एक हो सकेगा, बहुत तेजी से, बहुत फुक कदम रखना पड़ेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैवियर फॉरेन पॉलिसी वॉज टू ओवरथ्रो द सॉवरेनिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। वही जो माइंड मैप में बताते, मेन उसका इच्छा क्या था कि ऑस्ट्रिया को किस तरह हटा दें यहाँ पे, हाँ सबसे बड़ा था वो, उसको नॉर्थ से किसी तरह हटाना है हमको, समझे। Therefore he was in search of some effective European powers, और इसलिए ढूंढ रहा था कि काउंटर वाला यूरोपियन पावर कौन है, जिसे लड़वा के इसको हटा दे वहाँ से। तो अपना भूमिका अदा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ से क्या हम नारद मुनि वाला काम करें ताकि ऑस्ट्रियन फोर्स को वहाँ से हटा दें हम, समझे ना। इस तरह का मतलब दिमाग में थॉट आ रहा है, जहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ जाएगा वहाँ पे यूज़ कर देंगे ये, समझे ना। पूरा वॉच होके देख रहे हैं, वॉच एंड वेट पॉलिसी बढ़िया सबको देख रहे हैं। देखो अब क्या हुआ, ही वॉज नॉट अगेंस्ट वार एंड मिलिट्रिज्म, ये मतलब वार के फॉर में थे। ही वॉज वेल न्यू दैट ब्रिटेन एंड फ्रांस कुड हेल्प हिम, ये जानते थे कि ब्रिटेन और फ्रांस हेल्प करेगा ही करेगा, कोई तरह का वार हो गया तो। ही न्यू दैट ब्रिटेन हैड सिंपैथी फॉर इटली, ये जानते थे कि ब्रिटेन के पास सिंपैथी है इटली को लेके, बट अ डेफिनेट हेल्प सो वॉज नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम हर। On the other hand, Napoleon III, ruler of France, was ambitious, courageous and supporter of nationalism. Therefore, Cavalier tried to seek help from Napoleon III. मगर ये जानते थे कि ब्रिटेन के पास क्या सिंपैथी है इटली को लेके, मगर फिर भी ठीक है ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे, ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने जो रूलर ऑफ फ्रांस जो उस समय का था तुम्हारा थर्ड वाला जो था, ठीक है, वो ओवर एम्बिशियस था, कोरेजियस था और सपोर्टर था नेशनलिज्म का। इसलिए कैवियर ने क्या किया, नेपोलियन III से हेल्प लेना मदद किया ताकि वो उधर कुछ अलग पलटा दे, क्योंकि ब्रिटेन अटैक नहीं करेगा इटली पे। और ये तो एक था ना कि फ्रांस और ये ऑस्ट्रिया ये हाँ ये क्या था, एक अभी क्रीमिया में तो फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ था, रसिया और ऑस्ट्रिया एक साथ था। अब मगर हाँ बिल्कुल, उससे पहले के बात मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले के बात ये मैं बोल रहा हूँ
कि इसको पता था कि इटली में ब्रिटेन अटैक करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, ब्रिटेन से कोई दुश्मनी नहीं है, ब्रिटेन नहीं करेगा, टच नहीं करेगा हमको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए बोला कि वो न्यूट्रली रहेगा, हम हेल्प मांगते हैं नेपोलियन ट्रीज से, फ्रांस से। क्रीमिया वार गेव हिम द क्रीमिया वार अपॉर्चुनिटी मिल गया, क्योंकि फ्रांस को भेज दिया था उसने, 18,000 सैनिक भेज दिया था। तो अब फ्रांस के आँख के नज़र में आ गया, वो नेपोलियन ट्री के आँख के नज़र में आ गया कि वाह 1854 में किया है, ठीक है ना। अभी भी किंग तो है वहाँ पे, मगर वो लोग तो अलग हो गया, सिस्टम अलग हो गया, समझा। क्रीमिया वार गेव हिम द अपॉर्चुनिटी, ही एक्सटेंडेड टू द कोऑपरेशन टू फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो इटली ने दे दिया अपना जो तुम्हारा कैवियर का जो भी रूल था, इसने सपोर्ट दे दिया पूरी तरीके से इंग्लैंड और क्योंकि उसको चाहता था कि उसको इस पक्ष में लाए, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। आगे देखो, बैटल ऑफ क्रीमिया वार जानते हो कि 1853 और 54 में हुआ था। रसिया और ऑस्ट्रिया एक साइड थे और ब्रिटेन और फ्रांस एक साइड थे। फाउट हुआ था ईस्टर्न क्वेश्चंस को लेके। ईस्टर्न क्वेश्चन क्या है तो मैं बताऊंगा तुम लोग को। रसिया वाज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ऑन ब्लैक सी। रसिया चाहता था कि ब्लैक सी में मेरा दबदबा हो। जानते हो, देखो ब्लैक सी वहाँ पे है कि नहीं है, यूक्रेन से नीचे ब्लैक सी में कब्जा जमाना चाहता था एट द कॉस्ट ऑफ टर्की, यानी कि टर्की को हटा के। टर्की देखो, टर्की और ब्लैक सी में टर्की भी अपना उतना ही वो करेगा, क्लेम करेगा। मैं चाहता था कि रसिया नहीं, हमारा क्लेम हो, फुल क्लेम हो। अब ब्रिटेन और फ्रांस बोलता था कि ना, वो आर इंटरेस्टेड इन कीपिंग रसिया अवे फ्रॉम द रीजन। बोला था कि नहीं, रसिया को हटा दो, नहीं तो रसिया आएगा तो यूरोप को गंदा कर देगा। ये दोनों पावर स्ट्रगल होता है कि नहीं होता है। तो हर, क्योंकि खाली टर्की का ही बात नहीं है, ब्लैक सी जो छू लिया तो टर्की को तुरंत यूरोप को तुरंत टच कर जाएगा। यूरोप को टच कर जाएगा तो फ्रांस और उसको इंग्लैंड को दिक्कत होगा। समझ रहे हो ना। ये इसी को बोलते हैं ईस्टर्न क्वेश्चन। ईस्ट की तरफ क्वेश्चन करना, मतलब इधर हम आ रहे हैं, इंक्रोच कर रहा है रसिया, उसी को नहीं होने देंगे। इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ और रसिया और ऑस्ट्रिया एक साथ, समझ गए। सो दैट इंटरनेशनल रूट पासिंग थ्रू द मेडिटेरियन सी कुड बी सेव्ड फ्रॉम रशियन रिवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस। जब मेडिटेरियन सी जगह तुम्हारा, उसके बाद ब्लैक सी को आगे बढ़ा दोगे, सी ऑफ अजोब है, उसको आगे बढ़ा दोगे तो मेडिटेरियन सी हो जाएगा, है ना। ताकि मेडिटेरियन सी तक उसका कोई प्रकोप ना, क्योंकि मेडिटेरियन सी से ही उसका बहुत बड़ा ट्रेड होता है यूरोपियन कंट्री का, ताकि इसका इन्फ्लुएंस यहाँ ना बढ़ जाए, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड रूट पे दबदबा ना कर दे। इसलिए इसको रसिया को रोकना जरूरी है। इसलिए क्रीमिया वार हो गया, और क्रीमिया वार में ब्रिटेन और फ्रांस को इटली हेल्प कर दिया 18,000 सैनिक भेज के, स्पेशली फ्रांस को, समझे। तो वही चीज़ है, देखो यहाँ पे दिया गया है मैप, जो बता दिए वही लिखा है। देखो कि यूरोप है, इसका इन्फ्लुएंस देखो, ऑटोमन एम्पायर चल रहा है तुम्हारा टर्की में, है ना, और एशिया का इधर तुम्हारा है। टर्की फुल कंट्रोल ओवर वाटर, टर्की का पूरा कंट्रोल है। क्यों? ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल है, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड है इसके लिए। अफगानिस्तान यूज्ड बाय ब्रिटेन टू स्टॉप रसिया, अफगानिस्तान को यूज़ किया था ब्रिटेन ने, ताकि अफगानिस्तान में जाके हम बना लेंगे कॉलोनीज या बहुत कुछ कर लेंगे तो रसिया को रोक सकते हैं। देखो अफगानिस्तान डायरेक्ट छूता है। अब कजाकिस्तान उसमें कुछ नहीं है, वो तुम्हारा रसिया का पार्टी है, समझ रहे हैं ना। बाद में टूटा है, 1991 में टूटा है वो सब, समझ रहे हैं ना। रसिया तो बहुत बड़ा चीज़ है ना, USSR जिसको बोला जाता था। तो बोला कि हम अफगानिस्तान को, ब्रिटेन बोला कि यदि अफगानिस्तान में हम सिकंजा जमा लेते हैं तो रसिया को कंट्रोल कर लेंगे, उसको आगे नहीं होना देंगे, ठीक है। अभी देखते हो ना कैसे इंडिया पे US का हावी है, यही ना, ताकि चाइना को हम काउंटर कर सके, समझ गए। तो एंग्लो अफगान वार होता है, मैं जानते हो कि तुम्हारा अफगानिस्तान के साथ कोई भी नहीं जीत पाया है, ये तो तुम जानते हो ना, बताए तो तुमको बहुत बार। अफगानिस्तान के साथ कोई भी नहीं जीत पाया अभी तक। रसिया हारा, अभी तुम्हारा US हार गया, उससे पहले तुम्हारा 4 गो वार ब्रिटेन हारा है, कोई नहीं जीता अफगानिस्तान के साथ, समझे बात को। बताओ, वो ऐसा है, नहीं जीतने देगा उसे, हल्के मूड में नहीं जीतने देगा। तो वही बोला कि बैटल ऑफ क्रीमिया एक यूनिक बैटल था। बताओ हो किसके लिए रहा है, फायदा किसको हो रहा है, समझ रहे हो। वही बोला है, इट वॉज नाइदर बेनिफिशियल फॉर ब्रिटेन और फ्रांस नॉट द रसिया एंड तुम्हारा ये दूसरा वाला ऑस्ट्रिया, इनफैक्ट ये इटली को फायदा हुआ है, क्योंकि कैवियर ने 18,000 सैनिक भेज दिया था क्रीमिया में फ्रांस के साइड 1854 में, देखते रहना वहाँ पे। इस जेस्चर को बहुत अप्रिशिएट किया ब्रिटेन और फ्रांस ने, बोला वाह इतना छोटा कंट्री है, इतना बेचारा दिक्कत में फिर भी हमको भेजा है, बताओ कितना अच्छा लोग है ये सब। दिल जीत लिया उसका, है ना। जैसे मान लो कि सबरी ने बैर खिला दिया राम जी को, है ना, इतने बेचारा इतना दिक्कत में थी सबरी, राम जी इतना प्रसन्न हो गए, राम जी जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम वो खा लिया उनका जूठा, तो एक इमोशंस तो कनेक्ट हो ही जाता है ना। तो देखो वही हुआ है। दिस वार वॉज एंडेड विद द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, और जो तुम्हारा क्रीमिया वार खत्म हुआ है, फिर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ। इन दिस कॉन्फ्रेंस किंग ऑफ इटली वॉज इनवाइटेड, बुलाया गया कि आप भी आइए क्योंकि आपने सहयोग किया था। यानी कि
बुलाया गया मतलब क्या कि जीत गया फ्रांस और ब्रिटेन इस वार में, और रोक लिया उसको रसिया को। और किंग के बिहाफ में कैवियर गए थे वहाँ पे अटेंड करने के लिए, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट फाइनेस्ट डे ऑफ कैवियर लाइफ। जो बीज बोया था दिमाग में किस तरह हम पावर जो कॉम्प्लेक्स है उसका कैसे यूज़ करें, तो कैवियर का ये तो एम्बिशन पूरा हो गया। खूब ये फाइनेस्ट डे था कैवियर के लाइफ का, सबसे बेहतरीन दिन था, क्योंकि जो करना चाहता था उसने पूरा कर लिया। तभी तो किंग को जब बुलाया गया तो उसके बिहाफ में गए हैं कैवियर। क्यों? आखिर किंग ही ने भेजा, किंग ऊपर था, वो पीएम था, उसके नीचे काम करने वाला था। देखो, फ्रांस शोड सिंपैथी टू इटली, बोला हम आप सहानुभूति देते हैं आपको, है ना, हम बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हैं हम आपके काम से, इटली को बोला गया। कैवियर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ अर्निंग ऑफ सिंपैथी फ्रॉम फ्रेंच रूलर नेपोलियन ट्री, जो नेपोलियन ट्री था उस समय का, जो फ्रेंच रूलर था, खुश हो गया नेपोलियन ट्री से, समझे ना। मतलब नेपोलियन ट्री ने बोला कि यस यू शुड वेरी गुड अटेंशन टू अस, ठीक है ना, इसलिए मैं आप सहानुभूति रखता हूँ, कोई तरह का दिक्कत हो तो हमसे बात करिए। नहीं होता है, कुछ ज़्यादा कर दिया तो। कैवियर मेड फ्रेंच एम्परर चार्ल्स नेपोलियन ट्री एट प्लेमे एंड साइंड अ पैक्ट कॉल्ड अ प्लेमियर पैक्ट, और एक पैक्ट साइन किया गया है वहाँ पे, एक पैक्ट साइन हुआ तुम्हारा कैवियर के साथ, ठीक है। नेपोलियन प्रॉमिस्ड, आप देखो नेपोलियन ने वहाँ पे, नेपोलियन जो ट्री था उसने प्रॉमिस क्या किया कि आई विल सेंड यू 2 लाख सोल्जर्स टू हेल्प पिडमंट, जो पिडमंट है वहाँ पे, जानते हो पिडमंट कहाँ पे है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिडल वाला। इन केस ऑफ सर्डिना स्टार्टेड वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सपेल ऑस्ट्रियन फ्रॉम इटली, बोला कि हम पिडमेंट में भेजने के लिए तैयार है, पिडमेंट को हेल्प करने के लिए तैयार है, यानी कि इटली, पिडमेंट रिप्रेजेंटेशन है इटली के लिए, अभी फुल इटली नहीं है, पिडमेंट रिप्रेजेंटेशन है इटली के लिए, हम हेल्प करेंगे, ठीक है। यदि आप ऑस्ट्रिया फोर्स से लड़ना चाहते हैं आप तब, ठीक है, ताकि हम, ठीक है, हम इटली को यूनिफाई कर देंगे, ऊपर वाला आपको दे देंगे, ठीक है। इन रिटर्न फ्रांस वाज टू गेट, हाँ मगर देखो ये लोग बहुत चालाक आदमी लोग हैं, मगर उसके लिए हम जो आप भेजेंगे 2 लाख, उसके लिए आपको नाइस और सेवियो, ठीक है, ये देना पड़ेगा आपको, और थोड़ा लैंड देना पड़ेगा आपको। ये बाय डिप्लोमेसी कैवियर टुक द हेल्प इन वार अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच का सोल्जर ले लिए और इधर वाला एरिया को कंपाइल कर दिया। ही इंस्टिगेटेड अ पॉपुलर रिवोल्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया इन लंबार्डी एंड विनीसिया, विनीसिया 2 एरिया जो ऑस्ट्रिया के अंदर था, वहाँ पे विद्रोह का बीज बो दिया गया, पॉपुलर रिवोल्ट हो गया वहाँ पे, ऐसा गणित कर दिया गया, वहाँ पे जाके इधर उधर घुमा दिया तुम, और पब्लिक अफरा तफरी में, जब पब्लिक अफरा तफरी में होता है तो अटैक करना बहुत आसान हो जाता है, समझे, क्योंकि आपके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रियन फोर्स के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली पॉपुलर अपराइजिंग हो गया, जब पॉपुलर अपराइजिंग हो गया तो ऑस्ट्रियन फोर्स को अटैक करना और आसान हो जाएगा। पब्लिक कहीं सपोर्ट करेगा तो बाबू तुम्हारा वार भी गलत हो जाता है, तो पब्लिक को विद्रोह करना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो, ऑस्ट्रियन इमीडिएटली डिक्लेयर वार अगेंस्ट पिडमंट, देखो तो ऑस्ट्रेलियन बोल दिया कि पिडमंट का अगेंस्ट हम कर रहे हैं, यानी कि जो इटली को रिप्रेजेंट कर रहा था। ऑस्ट्रिया भी आ गया कि बोला कि ये क्या है, हम तो बहुत बड़ा फोर्सफुल पावर है, हमसे लड़ेगा तुम, देखते हैं, ठीक है। एज पर द ट्रीटी फ्रेंच आर्मी अराइव टू हेल्प, जैसे कि ट्रीटी में साइन किया गया था, फ्रेंच आर्मी आया हेल्प करने के लिए। लंबार्डी वॉज सक्सेसफुली लिबरेटेड, बताओ लंबार्डी को जीत लिया, ठीक है। बट विनीसिया कुड नॉट, मगर विनीसिया नहीं हो पाया, बिकॉज फ्रेंच सोल्जर विड्रो फ्रॉम इटली, क्यों फ्रेंच सोल्जर उसी समय को निकलना पड़ा, क्योंकि वहाँ जर्मनी के साथ युद्ध लड़ना है, समझ गए ना। जैसे ही पिडमंट में, जैसे ही देखो सुनो, जैसे ही पिडमंट में आया और पिडमंट को तुमको लंबार्डी को, पिडमंट मतलब इटली में जैसे ही आया तो वो जाके तुम्हारा 2 एरिया लंबार्डी और विनीसिया को लेना है नॉर्दर्न में, जहाँ पे ऑस्ट्रियन फोर्सेस था। लंबार्डी को सक्सेसफुली लिबरेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। जब बारी आया विनीसिया का तो उस समय फ्रेंच सोल्जर को चाहिए अपना सोल्जर, क्योंकि उसको जर्मनी से लड़ना था, हाँ, तो वो कल्टी मार के चला गया ऊपर, ठीक है ना। वही बोला कि लंबार्डी वॉज सक्सेसफुली लिबरेटेड बट विनीसिया कुड नॉट बिकॉज फ्रेंच सोल्जर्स विड्रॉ फ्रॉम इटली, समझे। बट कैवियर वांटेड टू कंटिन्यू द वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, मगर वो एनी कॉस्ट चाहता था कि नहीं, हमको लड़ना है, इसको पूरा खत्म करना है, इसको हटाना है, अभी मौका है, ठीक है। इवन विदाउट फ्रेंच हेल्प, बिना ठीक है, फ्रेंच चला गया, ठीक है चला गया, कोई बात नहीं। बट किंग विक्टर सेमिनल वॉज नॉट रेडी, मगर जो किंग विक्टोरियल था, जो चार्ल्स उसका जो नीचे वाला था, वो अभी बोला नहीं अभी मत करो, अभी आधा तोड़ दिया ना उसको, शांत रहो, सही टाइम पे करेंगे। मगर कैवियर को चाहिए, वो पूरा मूड में है कि अब मेरा ड्रीम कम होने वाला है, ट्रू होने वाला है, ठीक है। मगर किंग मेरे में लगा दिमाग शांत,
हाँ वो भी चल जाएगा, नहीं तो सही बात है। तो किंग विक्टर बोला कि वॉज नॉट रेडी, कैवियर गॉट फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा आ गया वो, किंग के खिलाफ बगावत कर दिया, रिजाइन कर दिया अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टरशिप में, ठीक है। आफ्टर दिस लोम्बार्डी वॉज इंटीग्रेटेड एंड विनिसिया रिमेन्ड विथ ऑस्ट्रिया। लोम्बार्डी तो इंटीग्रेटेड हो ही गया, विनिसिया अभी भी ऑस्ट्रियन फोर्सेस के अंदर है। यानी कि देख रहे हो इस कंट्री में कितना छोटे छोटे जगह के लिए कितना वो करना पड़ रहा है, सरदर्द। आफ्टर द वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया देयर आर अ राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन होल इटली। एक जगह को जब इंटीग्रेट कर लिया तो पूरा इटली में बिगुल चल गया, एक इटली कितना बढ़िया रहेगा, सबका सिस्टम भी एक ही है, इटालियन भाषा बोलने वाला लोग, रिनासांस में एक ही थे, ये है वो है करके ये जागरूकता फैलना शुरू हो गया, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स उभरना शुरू हो गया इटली में, और मैसिव रिवोल्ट ब्रोक आउट हो गया इटली में। जब लोग साथ दे देगा तो हो तो गया। आप देखो अब कहाँ कहाँ हुआ है रिवोल्ट्स ब्रोक आउट, मैनी प्लेसेस, फार्मा, मोडेना, बोल्गेना और तस्कानी, ये सब एरियाज प्रोमिनेंट एरियाज है इटली का, इस एरियाज में हुआ, समझा। बाय सीन दिस कैवियर रिटर्न हिज ऑफिस, जब देखा कि अरे वाह लोग विद्रोह कर दिया, फिर से अपना ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर, वो होप खो दिया था ना, कुछ नहीं हो सकता है आप कंट्री का। मैं देखा कि आदमी ही लोग फ्रंट में आ गया तो बोला ना जाते हैं गद्दी पे, गद्दी संभालेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे यूनिफाइड। तो क्या किए जाके बाय सीइंग दिस कैवियर रिटर्न टू हिज ऑफिस and commented that they have to step me to unify Italy through diplomacy in northern part, but I will do it from the southern parts through a revolution. Wow, what a word! बोला कि हमको डिप्लोमेसी से हम चाहते थे कि नॉर्दर्न इंडिया से हम जाए, नॉर्दर्न इटली से हम जाएँ, अब पूरा इटली को यूनिफाई करें। अब हम रेवोल्यूशन करेंगे साउदर्न इटली से, साउदर्न इटली से हम इंटीग्रेट करेंगे, नॉर्थ से तो फेल कर गए हम, ऑस्ट्रिया फोर्स अभी भी है, हम साउथ से करेंगे और साउथ से इंटीग्रेट करके पूरा हम नॉर्थ तक ले जाएंगे। अब देखो ना तो फ्रांस को कैसे पानी पिलाएगा, तो देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स पावर चल रहा है। सिमिलर मूवमेंट्स वर गोइंग ऑन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इटली, और वहाँ चल ही रहा था इटली में। अब उस समय जानते हो कि जो सिसिली और नेपलिस था साउदर्न पार्ट में, और जो इम्पोर्टेंट था, जो विद्रोह कर रहा था, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा था, दो स्टेट, और उसमें गैरिबल्डी तो एक्टिव थे ही वहाँ पे। तो वो उसमें माइंड मैप में दिया गया था कैसे कैवियर ने गैरिबल्डी को यूज़ किया है साउदर्न को लेके ऊपर तक ले जाने में। एक यूनिफाइड हो गया तो आसान हो गया ना काम। तो वही बोला कि दो स्टेट्स थे, सिसिली और नेपलिस, ये साउदर्न पार्ट में हाईली एक्टिव स्टेट्स थे, और गैरिबल्डी वहाँ पे बहुत एक्टिव थे। तो अब गैरिबल्डी पे बात आ जाएगी। गैरिबल्डी ने ऐसा क्या किया कि इनका नाम है इटालियन यूनिफिकेशन में। देखो कैवियर कुड नॉट इंटरफेयर डायरेक्टली इन द साउथ, अब नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंच का साथ उसका रिलेशन बढ़िया है, समझ रहे हो। तो हम तो नहीं जा सकते, मेरा इमेज कुछ और है, गैरिबल्डी तो जा ही सकता है, वो कोई और है, दूसरा कोई तो जा ही सकता है। तो वही बोला कैवियर कुड नॉट इंटरफेयर डायरेक्टली इन साउथ बिकॉज ऑफ फ्रेंच रिएक्शंस, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, सपोर्ट कर दिया गैरिबल्डी को, भाई तुम करो, हम तुमको देते हैं, इजाज़त है हमारी तरफ से, तुम लड़ो। गैरिबल्डी वॉज एन इटालियन नेशनलिस्ट, ये इटालियन नेशनलिस्ट वहीं का था। ये केम इनटू कांटेक्ट मैजिनी के साथ आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैवियर नहीं है, गैरिबल्डी का बात है। अब मैजिनी, देखो तीन नाम है ना, कैवियर, गैरिबल्डी और मैजिनी। मैजिनी के बारे में बात हो चुका है, हाँ। तो आप देखें कि गैरिबल्डी मैजिनी से कैसे प्रभावित हुआ था। गैरिबल्डी जो कि नीचे है, साउथ में हाइपर एक्टिव है, वो कैसे मैजिनी से प्रभावित हुआ था। अब मैजिनी बहुत बड़ा फिलोसोफर है, और फिलोसोफर है, यंग इटली सोसाइटी फॉर्म किया है कंट्री को वो करने के लिए 1848 में, 30s में बता चुके हैं ऊपर। तो गैरिबल्डी इटालियन नेशनलिस्ट था, वो मैजिनी के कॉन्टैक्ट में आया था और बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था, और यंग इटली में वो पार्टिसिपेट भी किया था, समझ रहे हो ना, यानी कि उसका शिष्य था कह सकते हो, हाँ। इन 1833 में देखो क्या हुआ था, 1833 में क्या हुआ था कि ही पार्टिसिपेट इन द नेवल कंस्पिरेसी, एक कॉन्स्पिरेसी कोई हुआ था वहाँ पे, समझे ना, उस कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट किया था, और जहाँ पे उसको अरेस्ट कर लिया गया था और उसको फांसी का सज़ा दे दिया गया था कि आप फांसी का सेंटेंस फॉर कैपिटल पनिशमेंट, यानी फांसी का सज़ा है। मगर क्या हुआ कि समहाउ वो भाग गया वहाँ से। कौन भाग रहा है ये, किसके बारे में, गैरिबल्डी के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग। गैरिबल्डी को एक कंस्पिरेसी होता है, जैसे कि काकोरी हत्याकांड हुआ, लाहौर हत्याकांड हुआ, क्या हत्याकांड नहीं हुआ, उसी तरह वहाँ पे जब 1833 में एक कोई ऐसा कंस्पिरेसी हुआ तो इसको दोषी पाया गया। किसको, गैरिबल्डी को दोषी पाया गया। तो इसको बोला कि तुम दोषी हो, फांसी तुमको लगेगा। वो वहाँ से काराबाद से भाग गया वो, ठीक है, और वेंट टू द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जाकर बस गया। अब देखो फिर कैसे आता है वहाँ से, साउथ अमेरिका में जाकर बस गया, और वहाँ पे ये गोरिल्ला वारफेयर के बारे में सीखा गैरिबल्डी, वहाँ सीखा।
ऑन हेयरिंग अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ 1848, जब देखा कि वाह हमारे कंट्री में 1848 में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, आप चलते हैं गोरिल्ला वारफेयर जो सीखे हैं अब वहाँ पे यूज़ करेंगे ना। तो क्या हुआ, ही केम बैक टू इटली एंड टुक पार्ट इन अ वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप ऑफ चार्ल्स अल्बर्ट। चार्ल्स अल्बर्ट तो थे ही, किंग थे ही, और वो तो इंडिजीनियस किंग है वहाँ के, सेवियर डायनेस्टी के, तो उनके संपर्क में आए और ऑस्ट्रिया को पानी पिलाना शुरू कर दिए। इनका देखो रोल। आफ्टर डैट ही वेंट टू रोम, फिर मजनी साहब को गए हेल्प करने के लिए, क्योंकि मजनी से प्रभावित थे ये, रोम में गए वहाँ हेल्प करने के लिए मजनी। इन 1856 ही वेंट कैवियर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मुलाकात हो रहा है गैरीबल्डी का, किसके साथ, कैवियर के साथ, और इम्प्रेस्ड हो गया थॉट्स से, कैवियर के थॉट्स से, बोला वाह ये तो गांधी जी है इटली के। हाँ तो बड़े बड़े लोग एक दूसरे से इंस्पायर नहीं होंगे तो कैसे फिर कंट्री यूनिफाइड होगा, अलग अलग विचारधारा आएगा तो फिर कहाँ हो पाएगा, समझे। टू एक्सटेंड डैट ही ऑफर्ड द सर्विस टू रूलर ऑफ सर्डिना, और उसके बाद ये बोला कि जो रूलर है सर्डिना का, सर्डिना यही है पिडमेंट और सर्डिना जो बीच वाला है, बोला कि मैं हेल्प करने के लिए मैं किसी तरह का भी सर्विस दे सकता हूँ आपको, यानी कि उसको कंट्री यूनिफाई करना है, किसको, गैरीबल्डी को। गैरीबल्डी स्टार्टेड हेल्पिंग प्रोटेक्टर्स ऑफ सिसिली अगेंस्ट बॉर्बन डायनेस्टी, जो सिसिली तुम्हारा जो जगह था, बताए थे ना सिसिली जो जगह था, उसमें हाईली पेट्रोटिज्म का बीज बोना शुरू कर दिया, और बॉर्बन डायनेस्टी यानी कि फ्रांस के अगेंस्ट, नेपोलियन ट्री के अगेंस्ट, नीचे, हाँ निचली साउथ में है, सिसिली एक आइलैंड है बगल में है, देख लेना, अभी इटली का भेज देंगे तुमको मैप, ठीक है, अभी दिखा देंगे। कैवियर ऑल्सो वांटेड टू हेल्प इटली बट कुड नॉट इंटरफेयर, कैवियर तो चाहता ही था कि इटली को हेल्प करना हो, तो उसका ही सपना था कि एक करे, वो फ्रेंच के डर से, उसका रिएक्शन की वजह से वो कर नहीं रहा था। ही रिसोर्टेड टू बी न्यूट्रल, और दुनिया को लगे कि वो न्यूट्रल है, यूरोपियन पावर को लगे कि उसको कोई मतलब नहीं है, जो कर रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, हम भाई न्यूट्रल हैं, हम नहीं चाहते थे कि साउथ इटली हमारा जुड़ जाए, वो चाह तो सब कुछ रहा है, तभी तो गैरीबल्डी को पर्दे के पीछे सपोर्ट कर रहा है, बट ही एक्सटेंडेड हिज हेल्प टू गैरीबल्डी। वही सिसिली वॉज कंट्रोल बाय गैरीबल्डी, अब क्या हुआ, सिसिली को कंट्रोल कर दिया गैरीबल्डी ने, साम्राज्य पूरा उठा लिया। एंड नेपल्स वेर लिबरेटेड, और वहाँ के जो और दूसरे वाले तुम्हारे जो नेपल्स एक जगह का नाम था उसको लिबरेट कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। गैरीबल्डी वाज हैविंग स्मॉल फोर्स, और इसका जो स्मॉल फोर्स था गैरीबल्डी का उसको बोलते हैं रेड शर्ट्स, लाल कमीज, एक जैसे कि भगवाधारी तुम्हारा जो है आरएसएस का, उस तरह इस पर चलता ही बात, तुमको पता नहीं होगा, मजनी का बहुत बड़ा बात होता है, आरएसएस से कंपेयर भी किया था, जो गलत है, ऐसा कंपेरिजन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इन हिज मैसेज टू गैरीबल्डी कैवियर आस्क हिम टू मर्ज, अब जो मैसेज इन हैज मैसेज टू गैरीबल्डी, यानी कि जो मैसेज गैरीबल्डी को भेजा गया, कैवियर क्या पूछता है कि आप मर्ज कर दो सिसिली को नॉर्दर्न इटली से, बट बोला कि हम नहीं करेंगे, बोला हम नहीं करेंगे, वही पावर का नशा। अब देखो तो अब तो हो गया कि इतना सपोर्ट किए इस गधा को, ये तो अपने गाना गा रहा है, अपने पावर में आ गया ये, यानी कि कितना हेडेक। अब देखो देयरफॉर कैवियर मेट फ्रांस किंग, आप देखो नेपोलियन ट्री से मिला है, देखो इसको खत्म करने के लिए, देखो अब देखो क्या होता है। एंड कन्विंस हिम अबाउट द डेंजर पोज बाय गैरीबल्डी, बोला गैरीबल्डी आपका शासन खत्म कर देगा, पता ही है साउथ इटली में इतना बड़ा बगावत कर दिया है, ये नेपल्स ले लिया, लिबरेट कर दिया, सिसिली को मर्ज किया गया, उसका रेड शर्ट वाला उसका वो है, बताइए हम तो आपके लिए नहीं सोचते हैं, समझ, देखो चला देश को आज़ाद करना है तो बाबू किसी तरह भी करना है, वो पाप नहीं रहेगा तुमको, ताकि आफ्टर हटाना है, और उसमें अपने लोग भी कुर्बान होंगे, देश ऐसे नहीं बनता है, उसमें बाबू वो ऐसा रिवोल्यूशन है, उसमें आएगा जाएगा, खत्म करते निकलो, अदरवाइज लैंड एक नहीं हो पाएगा, समझे। तो देखो अब क्या किया, देखो एंड कन्विंस हिज अबाउट डेंजर पोज बाय गैरीबल्डी बिकॉज गैरीबल्डी वाज ड्रीमिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट, क्योंकि ख्वाब देखना शुरू कर दिया गैरीबल्डी ने कि हमारा एक अपना होगा, अपना साम्राज्य होगा, हम किंग होंगे। बताओ जो कैवियर जो सपना देखा था कि एक इटली का, गैरीबल्डी उसको अलग ही दिशा में ले चल दिया। फाइनली नेपोलियन ट्री अलाउड कैवियर टू काउंटर गैरीबल्डी, बोला कि काउंटर कर दो, जाओ हम देते हैं। अब क्या हुआ, बाय दिस सिसिली एंड नेपल्स वे इनेक्स्ड, क्योंकि अभी कैवियर ऊपर है, कैवियर का पूरा बीच में शासन है, पूरा एनेक्स कर लिया, गैरीबल्डी को सरेंडर करना पड़ा। फ्रांस तो हेल्प कर दिया ना, फ्रांस तो हेल्प कर दिया ना, अब बस ये गैरीबल्डी से लैंड ले लिए, अपना भाई से ही लैंड लेकर रख लिया,
ठीक है ना, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था, वो तो अपना ड्रीम देख रहा है कि सेपरेट स्टेट बनाएगा। और गेटिंग मी, आप देखो तो देख रहे हो कितना कुछ हुआ है। आर गेटिंग मी, कोई डाउट है किसी को? आप देखो एनेक्सेशन ऑफ वेनेशिया, वेनेशिया कौन सा वाला, एक जो नहीं हुआ था, लंबाडी तो हो गया वेनेशिया। 1866 में ये अपॉर्चुनिटी आया, कैसे देखो, इन 1866 इटली गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर वेनेशिया। क्यों? क्योंकि चांसलर बिस्मार्क ऑफ पर्शिया वाज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। याद करो, क्योंकि अब जर्मनी और उसके बीच में लड़ाई होगा, इसलिए इटली का कॉपरेशन चाहिए। इसमें क्या है कि जो तुम्हारा अप्रैल 1866 को एक ट्रीटी साइन किया गया बिस्मार्क और विक्टर इमैनुअल के बीच में, वही इमैनुअल जो कि तुम्हारा चार्ल्स अल्बर्ट का बेटा है, जो चाहता है कि इटली यूनिफाइड हो और ऑस्ट्रिया के विरोध में है, क्योंकि उसके पिताजी को हरा दिया था। याद करो, which provided that Venetia would be annexed to Italy in lieu of Italy help to Persia। यदि इटली हेल्प करे पर्शिया को, जर्मनी को, तो जर्मनी हेल्प करेगा, यानी कि पर्शिया हेल्प करेगा ऑस्ट्रियन फोर्स को हटाने में। वहाँ से, कहाँ से? इटली का कौन सा जगह से? नॉर्दर्न पार्ट का दो जगह था ना, एक जगह तो ले लिया ना, कौन सा जगह? वेनेशिया, लंबाडी को तो ले लिए थे ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो which provided that Venetia would be annexed to Italy। ठीक है, हम भेज देंगे, मतलब इटली बोला कि हम भेज देंगे पर्शिया, आपको भेज देंगे, हाँ आपको भी हमको हेल्प करना होगा वेनेशिया को वो करने में। अब उसके बाद क्या हुआ, 19 जून 1866 में पर्शिया डिक्लेयर वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, उधर ऊपर वार हो गया। याद करो तुम लोग, इमैनुअल आर्मी अटैक वेनेशिया फ्रॉम साउथ। क्यों? ऑस्ट्रियन फोर्स जाएगा ना उधर, हटेगा, वहाँ बोल दिया कि यस हम विद्रोह कर रहे हैं, तो इधर से तुरंत वेनेशिया से चला गया उधर, और यहाँ तुरंत अटैक करके रख लिया गया। देखो, तो बोला कि इमैनुअल आर्मी अटैक्ड वेनेशिया फ्रॉम साउथ, साउथ से नीचे से ऊपर गया, एंड पर्शिया अटैक्ड ऑस्ट्रिया फ्रॉम नॉर्थ। और पर्शिया क्या किया, ऊपर से जर्मनी अटैक किया उसको, और नीचे से ये अटैक किया, दोनों के लिए फायदा है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली ऑस्ट्रियन फोर्सेस वे डिवाइडेड। अब उधर जाए कि इधर जाए, तो डिवाइड हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, है ना। तो पर्शिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन बैटल ऑफ सडोवा, उस बैटल में भी उसको हरा दिया, उधर भी हारना होगा, इधर भी हारना होगा, समझा। यानी कि एट द सेम टाइम कौन सा एक बैटल और नीचे भी हो रहा है, समझो, ठीक है। तो बिस्मार्क मैनेज टू एनेक्स वेनेशिया टू इटली, तो वेनेशिया एनेक्स कर लिया बिस्मार्क ने और दे दिया इटली को, एंड बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम, और वहाँ पर रेफरेंडम हुआ, लोगों का वोट समझा गया, लोग बोले कि हमको इटली बनना है, इटली के साथ मर्ज हो गया, यानी कि लंबाडी तो मर्ज हुआ ही था, वेनेशिया भी उसका पार्ट, यानी कि नॉर्दर्न हम कर लिए, नॉर्दर्न हुआ है, साउदर्न में भी नहीं हुआ, अभी फ्रांस है, गैरिबल्डी से लैंड लिया है केवल, ठीक है ना। अभी देखते जाओ, अभी क्या है, वेनेशिया हो गया, डबल फोटो खींच के भेज दिया क्या लड़के ने, ठीक है, हाँ चलो आगे देखो। अब रोम, रोम भी तो है कि नहीं है फ्रांस का, अब मिडल वाला पार्ट आओ, रोम में दबदबा है कि नहीं है कैथलिक चर्च का, तो उसको भी तो एक करना होगा, तो मैं उसके लिए देखो क्या हुआ। अब देखो हर एक एरियाज में कवर करेंगे, ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला तुम्हारा आ गया है ना, इमैनुअल विक्टर के अंदर आ गया, यानी किंग के अंदर आ गया, इसमें कैवियर पीएम है। देखो, विदाउट रोम द कंडीशन ऑफ इटली लुक लाइक अ बॉडी विदाउट हार्ट। बिना रोम का इंडिया, बिना दिल्ली का कैसा लगेगा, वही बात है। और रोम तो इतना बड़ा सभ्यता का गढ़ है ना, वही बोला कि रोम के बिना इटली का कल्पना करना भी मुश्किल है, वो मतलब बिना आत्मा का शरीर उस टाइप का, ठीक है। रोम वॉज डोमिनेटेड बाय, पोप डोमिनेट कर रहा था उस जगह को, पहले बता चुके थे। अब फ्रेंच ट्रूप्स हैविली डिप्लॉटेड था वहाँ पे, पोप का संरक्षण दे रहा था फ्रांस वाला लोग सब, समझे। द पब्लिकेशन ऑफ इटलीज वेयर अवेयर दैट रोम कुड नॉट बी एक्वायर्ड विदाउट कोऑपरेशन ऑफ फ्रांस। तो इसमें जो जो तुम्हारा क्या था, क्या है, पॉलिटिशियन ऑफ इटली, वो वेयर अवेयर दैट रोम कुड नॉट बी एक्वायर्ड, रोम को बिना हम, जब तक फ्रांस का हमको हेल्प नहीं मिलेगा, रोम को हम कोऑपरेट नहीं, रोम को हम नहीं रख सकते अपने अंदर, क्योंकि फ्रांस पूरा हैविली डिप्लॉयड करके रखा है मिलिट्री वहाँ पे, तो फ्रांस का कोऑपरेशन चाहिए, वो फ्रांस का ही है। तो उसके लिए क्या करता है, बट अ वार ब्रोक बिटवीन पर्शिया एंड फ्रांस इन 1870। याद करो, दूसरा जो थर्ड बैटल होगा जर्मनी वाला, जर्मनी पर्शिया के साथ, तो ये मौका आ गया फिर 1870 में। एंड नेपोलियन III कॉल्ड हिज आर्मी फ्रॉम रोम, जाना पड़ेगा वहाँ लड़ने के लिए, विच वॉज अ डिस्प्लेस्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ पोप, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ पोप के लिए रखा गया था आर्मी। वो आर्मी को बोला कि बाबू आइए, हमारा युद्ध हो रहा है पर्शिया के साथ, उधर चला गया आर्मी। अब देखो, नाउ विक्टर एमैनुअल लॉन्च्ड अटैक ऑन रोम एंड रोम वाज एनेक्स्ड।
अटैक एनेक्स। दोनों तरफ से देखो किस तरह किया है, देख रहे हो, ये भी एक इवेंट नहीं, ये भी एक प्रोसेस ही है। तो कंट्री कितना तरीके से गुजरता है देखो। और रोम वॉज मेड द कैपिटल ऑफ इटली, इटली बना दिया गया। और पोप को एक छोटा सा जगह दे दिया गया जिसको बोलते हैं वेटिकन सिटी, जो कि अभी भी फेमस है, समझे ना। तो इस हिसाब से इटली को क्या किया गया, यूनिफाइड किया गया, समझ गए। साउथ का क्या किया गया कि गरीबल्डी, साउथ ने वही बोले, गरीबल्डी अपने हाथ में रख लिया फ्रांस की हेल्प से, उसको ले लिए। फ्रांस ने गरीबल्डी खत्म, फ्रांस के बिहाफ में खुद ही गए, कभी और गए, उसको मार दिए, साउदर्न ले लिए, ठीक है। यानी कि सब इंटीग्रेट हो गया तीनों पार्ट। तो अब वही है कि यानी कि जो इम्पैक्ट क्या है, समझ गए ये प्रोसेस, फुल प्रोसेस। अब क्या है कि जर्मनी यूनिफिकेशन और इटालियन यूनिफिकेशन में क्या अंतर है, तो समझो दोनों सेम नहीं है, बहुत अलग अलग चीज़ भी है। जैसे देखो कुछ कुछ देखो डिफरेंस बताया है। जैसे जर्मनी में जेलोब्रिन का कितना बड़ा रोल था, इटली में मिसिंग है ये चीज़। जर्मनी में कोई पोप का बात ही नहीं है, कोई चर्च का बात ही नहीं है, मैं इटली में चर्च का बात है। फ्रेगमेंटेड था जर्मनी भी, मगर इटली कुछ ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेड जर्मनी वेरी पावरफुल, मगर देखो जब जर्मनी यूनिफाइड हुआ तो जर्मनी बहुत पावरफुल हो गया, इतना कि ब्रिटेन के बाद आने लगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया उतना तगड़ा। मगर इटली के साथ ऐसा नहीं हुआ। इटली यूनिफाइड होने के बाद भी उतना पावरफुल नहीं बन पाया जितना जर्मनी बन पाया। मोर डेवलप, अब डेवलप क्यों था, जेलोब्रिन क्लास की वजह से, और ये ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं थी, अंडर डेवलप था। फॉरेन एलिमेंट्स नॉट देयर, फॉरेन एलिमेंट्स नहीं था, इसमें फॉरेन एलिमेंट्स है कि नहीं है, बहुत बार है, डिप्लोमेसी ये वो, ठीक है। ये कॉज है, ये फैक्ट, यानी कि ये हुआ और इसके वजह से प्रभाव पड़ा किसको, इटली में। मतलब उस लेवल का नहीं था, मतलब इसके तुलना में है, था बिल्कुल था, डेनमार्क के साथ लड़े थे तो उसमें था, ठीक है, मगर इसका कुछ ज़्यादा ही था, ये बोलना चाह रहा उस कॉन्टेक्स्ट में, समझे। तो अब देखो, अब लगभग लास्ट फेज में है। देखो इसमें जानेंगे हम लोग कि जर्मनी, अब देखो इसमें बहुत अच्छा है कि जो कंपैरिजन किया गया है, देखो ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट हुआ है जहाँ पे जर्मनी मोस्ट पावरफुल बन के आया है, जानते हो जर्मनी यूनिफिकेशन हुआ था, उसमें बिस्मार्क हेड थे जर्मनी के। फॉरेन पॉलिसी, देखो फॉरेन पॉलिसी जो बिस्मार्क का है वो बहुत बड़ा माना जाता है, अभी भी बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए नसीहत है। जो फॉरेन पॉलिसी जब वो पावर में, सत्ता में लौट के आए, पावरफुल बन गए बिस्मार्क, तो बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने कुछ किया होगा फिर बचाने के लिए जर्मनी को, नहीं तो अदरवाइज फिर अटैक कर देगा ना वो। सब कुछ होने के बाद भी तो अटैक कर ही सकता है ना, जब तक पूरा क्रश नहीं करोगे दुश्मन को तब तक तो भाई कुछ भी गिदर भब की कहीं से भी दे सकता है, उसको पूरा ख़त्म कर दो। तो उसके लिए देखो फॉरेन पॉलिसी बिस्मार्क का क्या था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने आइसोलेशन में रख दिया उसको, किसको, फ्रांस को, फ्रांस को टच करने नहीं देंगे। और ब्रिटेन के साथ गुड रिलेशन, क्योंकि जर्मनी जानता था कि ब्रिटेन के साथ तो हाथ रखना ही होगा, ठीक है ना, ब्रिटेन के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। हाँ, ऑस्ट्रिया गुड रिलेशन, ऑस्ट्रिया के साथ फिर गुड रिलेशन भी क्रिएट किया, हालांकि हरा दिया था उसको, फिर गुड रिलेशन, ऐसा होता है, गुड रिलेशन बना लिए। बिस्मार्क बिड अलायंस विद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस बना लिया। नो वे फॉर रशिया एस, अब देखो नो गुड रिलेशन विद रशिया के साथ गुड रिलेशन नहीं था, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया और रशिया राइवल पावर थे उस समय, राइवल पावर भी थे, राइवल पावर भी बन गए एक साथ, तो क्रीमिया वार में आए हैं, फिर बाद में राइवल पावर भी बन गए थे दोनों। हाँ राइवल थे, मैं दिखाऊंगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बताऊंगा तो मैं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, राइवल भी बन गए थे ये लोग। अब जिस ग्रुप में ऑस्ट्रिया है उस ग्रुप में रशिया आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उस समय क्या था, राइवल्स था। तो हमको एक कंट्री को खुश रखने के लिए दूसरा कंट्री को तो नाराज करना ही पड़ेगा। फ्रांस को हटा दिए, रशिया को हटा दिए, समझ गए। बिस्मार्क नेवर ट्रस्ट, अब बिस्मार्क ने कभी इटली को कभी ट्रस्ट नहीं किया, क्यों, बोला कि भाई ये अपना फ़ायदा के लिए करने वाला है, भले ही ये कंट्री आज़ाद हो गया मगर हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब कंट्री अपना कंट्री का बात होता है तो अपने हिसाब से नहीं सोचते, हम कंट्री के बारे में सोचते हैं, हम इटली के बारे में क्यों सोचें। क्या भी हो, तो नहीं कहीं सोचते थे कि हम भी जितना छलकपटी हो वो भी छलकपटी होगा, ये भी सोच सकते हो, क्योंकि वो भी चलाक है बहुत। तो देखो ऑल दिस थिंग लेड टू बिगिनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ डुअल अलायंस, और यहाँ से डुअल अलायंस बनना शुरू हो गया, मतलब एक कंट्री अलग है, एक कंट्री का ग्रुप है, ग्रुपिज्म एक तरह से। अब देखो बिस्मार्क पॉलिसी में देखो कि वांटेड टू डेवलप जर्मनी, जर्मनी को डेवलप करना चाहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना चाहते थे, हुआ भी, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत आगे बढ़ा, इसलिए मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गया, तगड़ा हो गया, पैसा आएगा तगड़ा हो जाओगे। कॉलोनियल एक्सपेंशन हो गया, इसका एक्सपांसन किया जा रहा है कॉलोनी, ये भी
चीप मटेरियल सप्लाई एंड मार्केट एज ऑफ ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन कर रहा है, रॉ मटेरियल ले रहा है, दे रहा है, उस तरह ये भी करना शुरू कर दिया। सो इकोनॉमिक इंपीरियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड एंड फाइटिंग विद यूरोप फॉर एक्सपांशन इन एशिया, और एशिया और अफ्रीका में कॉलोनी बनाने के लिए ये भी उस दौड़ में दौड़ गया। समझ गए ना, कौन? जर्मनी। यानी कि बहुत बड़ा हाथ है तुम्हारा बिस्मार्क का फॉरेन पॉलिसी का, जिसमें इतना कुछ हुआ है। आप देखो बिस्मार्क सिस्टम जो अलायंस था उसमें क्या था, यही कारण था कि ट्रिपल अलायंस बना, ठीक है, क्योंकि डबल अलायंस टूट गया, फिर वो ट्रिपल अलायंस बना। कैसे? तो समझो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक साथ, और इटली बोला कि हम इटली चला गया उधर, क्योंकि जर्मनी उसको पसंद ही नहीं कर रहा है, तो एक उधर बन गया, यानी कि ट्रिपल अलायंस हो गया उस तरफ का। समझे ना? यानी कि बात समझो, मैं बताता हूँ। यानी कि देखो मैं फिर से बताता हूँ, देखो तुमको क्या है। अभी बोले कि डबल अलायंस हुआ है। डबल अलायंस किसके साथ? जर्मनी किसके साथ दोस्ती करना चाहेगा तुम्हारा? ऑस्ट्रिया साथ एज वेल एज ब्रिटेन के साथ शुरू में। मगर जैसे ही कंट्री तेजी से विकास करता है समीकरण चेंज हो जाता है, क्योंकि जब तुम खुद राइवल पावर बन गया ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन जहाँ जहाँ जा रहा है कॉलोनी बनाने के लिए तुम भी जा रहे हो, तो कंपटीशन आ जाएगा, तो ब्रिटेन को भी गुस्सा आएगा कि भाई क्या है तुम साथे चल रहा है, भाई हम मेहनत कर रहे हैं, तुम भी क्या बात तो उठेगा ही। ठीक है, तो आप देखो समीकरण ही चेंज हो गया। अब देखो क्या हुआ कि ये तुम्हारा जो डबल अलायंस था वो टूटा और ट्रिपल अलायंस में कन्वर्ट हुआ। अब जर्मनी देखो किसके साथ आ गया, अब जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ तो था ही, अब इटली को ट्रस्ट नहीं करते हुए भी इटली को लेना पड़ा ग्रुप बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अपने मन से आया इटली, जो बात है इटली भी रहना चाहता है कि इटली भी पावर चाहिए, समझे ना, इटली गया वहाँ पे। और सेकेंड अलायंस कौन बना? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक साइड, क्योंकि उसको तो आपने दबाया है। जर्मनी और फ्रांस तो बाबू खुन्नस है, दोनों में खुन्नस है, हाँ दोनों में खुन्नस है, इसके वजह से, बिस्मार्क के वजह से। और बाबू यही रीज़न है जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाता है, यही रीज़न है कि कैसे पावर शिफ्ट हुआ है। जब पावर शिफ्ट हुआ है, चेंज हो गया समीकरण में, अब ये दोनों ब्लॉक बहुत एक दूसरे को गिदर भपकी देगा। जब गिदर भपकी इतना ज़्यादा देगा तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। आर गेटिंग मी? यानी कि बीज जो बोया गया, ये डबल अलायंस खत्म करके जब ट्रिपल अलायंस की तरफ आया, तब ये और प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया इसका, मतलब ग्राउंड रियलिटी में दिखना शुरू हो गया इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वार। देखो वहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा गया है। और ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया इसको बोलते थे ट्रिपल एंटोंट बोलते थे, एंटोंट बोलते थे, समझे ना। और वो क्या है? ट्रिपल अलायंस, यानी कि ट्रिपल एंटोंट है और ट्रिपल अलायंस है। ट्रिपल ये वर्ड है, ट्रिपल अलायंस। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक साथ बगल में था, इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी बगल में है। हाँ बुडापेस्ट, बिल्कुल हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट। हंगरी जी बगल में है जी, हंगरी देखो यहाँ पे, हंगरी देखो ऑस्ट्रिया का बगल में है कि नहीं हंगरी, इसलिए इसको एक साथ लिख देते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी। देखो यहाँ पे देखो देखो देख लो देख लो देख लो, मैप से वाकिफ होना है तुम लोग को। देखो हंगरी है कि नहीं है, तो इसलिए एक साथ इसको रखा गया है, एक साथ, समझे। तो यानी कि देखो बैठो बैठो जाके, यानी कि ट्रिपल, रुक जाओ, ट्रिपल अलायंस में कौन कौन है? जर्मनी है एक कंट्री, वेना और ऑस्ट्रिया एक साथ है, और इटली एक साथ है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल अलायंस बोलते हैं। और दूसरा जो पावर बना, एक तुम्हारा क्या है? ये है ब्रिटेन है, फ्रांस से एक साथ, और रशिया को ले लिया, क्योंकि रशिया जाएगा इसके अगेंस्ट ही जाएगा, क्योंकि जर्मनी पसंद नहीं करता है, ऑस्ट्रिया इसको पसंद नहीं करता है, इसलिए इस ब्लॉक में आ गया ये। यानी कि दो अलग अलग ब्लॉक हो गए। जो रशिया वाला ब्लॉक था को क्या बोलते हैं? उसको ट्रिपल एंटोंट बोलते हैं, एंटोंट बोलते हैं, और वो ट्रिपल अलायंस। लेकिन दोनों के बीच में विद्रोह होगा, यही फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए कई बार लेखक ये भी कह देते हैं कि बिस्मार्क का जो फॉरेन पॉलिसी है वही रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वार होने का। ये यहाँ तक बात कहा गया है। बिस्मार्क अभी यूएस अभी आएगा ना, देखते जाओ ना, अभी आएगा। यूएस फर्स्ट वर्ल्ड वार में आया था तो पावरफुल बन के थोड़ी आया था, सेकेंड वर्ल्ड वार में आया है। हाँ, तो किसके कोख से जन्मा है? यूएस से, ब्रिटेन को जाएगा ऑब्वियसली। भले ही आप विद्रोह कर दिए, मगर सॉफ्ट अफिनिटी तो होगा ही ब्रिटिश के साथ, ऑब्वियसली बात पढ़ाएंगे तुम लोग को। देखो बिस्मार्क का फॉरेन पॉलिसी क्या है कि ही आइसोलेटेड फ्रांस एंड ह्यूमिलेट किया, हर एक पॉसिबल मैनर में ह्यूमिलेट किया। फ्रांस को खुन्नस था इस चीज़ का। जब बैटल ऑफ सेडान हुआ था, हार्ड स्थिति लगा दिया गया था फ्रांस के ऊपर, क्योंकि हार गया फ्रांस सेडान में, वो लास्ट वाला बैटल में, तो इसलिए फ्रांस को आइसोलेट कर दिया गया ताकि यूरोप पे दबदबा रहे जर्मनी का। फ्रांस को क्रश कर दिया गया, और अपना इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए क्या इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बल दिया। बिस्मार्क केवल नेवल पावर्स में इंटरेस्टेड नहीं था, वो तो इंटरेस्टेड था ही, साथ साथ वो चाहता था कि ब्रिटेन के साथ गुड पावर बनाना होगा, रिलेशन रखना होगा शुरू में।
अब फ्रेंडशिप विद ऑस्ट्रिया किया है, अपीसमेंट करना शुरू कर दिया ब्रिटेन की तरफ से। कहा गुरु जी आप तो गजब का है, मानना पड़ेगा, आप ही के वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे कंट्री में आया है, सिखा दीजिए। इस तरह का अपीसमेंट, इसको बोलते हैं अपीसमेंट, समझे ना, अपीसमेंट करना शुरू कर दिया। बिस्मार्क कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था इटली को, क्यों? क्योंकि जानता था कि इटली स्मॉलर स्टेट है, वह बहुत चालाक है। समझ रहा क्या भी है, उसी की तरह है। लास्ट देखो, ही डेवलप बिस्मार्कियल सिस्टम ऑफ अलायंस, तो अपना सिस्टम किया जो कि तुम लोग जानते हो। और उसके बाद डुअल अलायंस बना, और बाद में डुअल अलायंस से वो ट्रिपल अलायंस बना, जो जानते हो तुम, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक साइड। अब बिस्मार्क का फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल रहा, और इसके वजह से फ्रांस को 20 साल तक बाबू आइसोलेशन में रख दिया गया। और जब फ्रांस को आपने आइसोलेशन में रखा तो 20 साल आपने यूरोप में पीस दिया, शांति दिया। और वही बाद में फ्रांस अब तैयार हो रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है। जब तैयार करेगा और अपने आप को लगा कि यस अब हम हो गए हैं, अब हम भीड़ अब हो गए हैं, तो ब्रिटेन को ले लगा अपने उसमें, रसिया उधर। अब बिगुल बजा दो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास।